तो हेलो बच्चों, मैं आशु कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं एके डिजिटल इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो आज का वीडियो आपके लिए कुछ खास होने वाला है मेरे दोस्त। तो आज का वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, कक्षा 10 साइंस चैप्टर 10। ठीक है मेरे भाई, चैप्टर 10 का हम लोग प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन को एकदम बेसिक से पढ़ने वाले हैं मेरे भाई, एकदम बेसिक से पढ़ने वाले हैं प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। तो देखो इस वाले वीडियो में एक ही वीडियो में हम लोग क्या समाप्त करने वाले हैं मेरे भाई, एक वीडियो में हम लोग पूरा कवर करेंगे प्रकाश का परावर्तन। क्या कवर करेंगे? प्रकाश का परावर्तन। एक नया वीडियो और बनाएंगे जिसमें हम लोग कवर करने वाले हैं प्रकाश का अपवर्तन। तो इस वाले पूरे वीडियो में हम लोग सिर्फ प्रकाश के परावर्तन के बारे में डिस्कस करेंगे। अगले वाले, क्योंकि हम लोग देखिए इसको 2 पार्ट में खत्म करेंगे। ये पार्ट आपका 1 है, ये आपका क्या है, पार्ट 1 है मेरे भाई। इस पार्ट में केवल हम लोग प्रकाश का परावर्तन पढ़ने वाले हैं और दूसरे वाले पार्ट में प्रकाश का क्या पढ़ेंगे, अपवर्तन। एकदम बेसिक से पढ़ेंगे, ये नहीं कि हम लोग उड़ा के पढ़ेंगे, टॉपिक छोड़ के पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है। एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग लेके आए हुए हैं और आपको एकदम बेहतरीन तरीके से पढ़ाएंगे। और याद रखिए यहाँ से क्वेश्चन बहुत भर के पेपर में पूछते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो में आपके लिए क्या खास बात होने वाली है उसको दिखाते हैं। कौन सा हेडिंग पहला है? तो सबसे पहले चैप्टर का नाम है प्रकाश। चैप्टर का क्या नाम है? प्रकाश। प्रकाश मतलब लाइट मेरे भाई। तो क्या होता है प्रकाश, उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा हम लोग कर लेते हैं ना। पहली बात तो चैप्टर का नाम ही हमें से क्लियर हो रहा है प्रकाश। प्रकाश क्या है? जैसे आप घरों के बाहर देखे होगे, सूर्य निकल रहा होगा तो आप देखोगे कि हमारे वस्तुओं पे प्रकाश पड़ती है तो फिर वस्तुएं दिखाई देती हैं। तो मोटा मोटा आप समझो क्या है कि प्रकाश एक प्रकार की ऐसी ऊर्जा है, प्रकाश एक प्रकार की ऐसी ऊर्जा है जिसकी सहायता से हमें क्या दिखाई देती है मेरे दोस्त, हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। देखिए अब आप कहो कि प्रकाश, सबसे पहले जैसे ये हमारा क्या है, ये हमारा पेन है, ठीक है, इस मार्कर से जैसे देखो सबसे पहले प्रकाश क्या है, बत्ती लगी हुई है, यहाँ पे बल्ब लगी हुई है, बल्ब से प्रकाश निकला, इस पे टकराया, टकराने के बाद हमारी आंखों में पहुंचा तो हमें वस्तुएं क्या, फिर यहां से इसका प्रतिबिंब बना जिससे हमें वस्तुएं दिखाई देने लगी। अब ऐसे सोचो कि डायरेक्ट प्रकाश सबसे पहले अगर हमारी आंख में पड़े, आंख में पड़ने के बाद फिर वस्तु पे पड़े, फिर वस्तुएं दिखाई दे, ऐसा नहीं है मेरे भाई। सबसे पहले प्रकाश किसी वस्तु पे टकराता है, टकराने के बाद फिर हमारे आंखों तक पहुंचता है जिससे हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। तो प्रकाश क्या है मेरे भाई? प्रकाश यानी लाइट क्या है हमारा? तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, ठीक है, जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। तो प्रकाश की सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं, लेकिन प्रकाश को नहीं देख सकते हैं मेरे भाई, प्रकाश अदृश्य होता है। ठीक है, अब सुनो, जैसे यहाँ पे आप देखो सूर्य है, यहाँ पे सूर्य से प्रकाश निकल रही है, तो निकलने के बाद जब ये किसी पेड़ पौधे से टकराएगी, टकराने के बाद हमारे आंखों तक पहुंचेगी, तब हमें वो पेड़ पौधे हमें क्या देंगे, दिखाई देंगे मेरे भाई। उसके बाद आप बल्ब देखो, आपके घरों में बल्ब लगे होते हैं ना, तो बल्ब लगा होता है तो जब आप घर पे पढ़ने बैठते हो तो आप क्या करते हो, सबसे पहले बल्ब जला लेते हो। तो बल्ब जलने के बाद बल्ब की जो प्रकाश है वो आपके बुक में पड़ा, बुक में पड़ने के बाद वहां से प्रकाश आपके आंखों तक पहुंची जिससे हमें वस्तुएं क्या होने लगी, दिखाई, यानी जिससे हम बुक पढ़ने लगे मेरे भाई। ठीक है, तो ये बल्ब हो गया। और भी चीजें आप देख सकते हो यहाँ पे। तो प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऐसी ऊर्जा है जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती है मेरे भाई। तो उम्मीद करते हैं प्रकाश आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट करिएगा, सर नहीं समझ में आएगा फिर से समझाइए, तो आपके लिए फिर से समझाएंगे ना। तो चलिए जल्दी हम लोग कवर करते हैं, क्योंकि हमें पूरा पार्ट 1 में इसको कवर करना है, प्रकाश के परावर्तन को कवर कर लेना है, तो इसलिए इसको फटाफट पढ़ाएंगे, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए अगला देखते हैं टॉपिक क्या है। प्रकाश पढ़ चुके हैं, ठीक है, अब इनके गुण पढ़ते हैं। आखिर प्रकाश के गुण क्या क्या है? जैसे हम हो गए तो आप, जैसे आप हो गए तो आप कहोगे आपका नाम कल्लू है, ठीक है, तो अब कहेंगे कल्लू है तो उनका गुण क्या होगा, तो आप बताओगे सर ये काला है इसलिए कल्लू नाम है, ठीक है। और बोल सकते हो ये छोटा सा है, ठीक है, या ऐसे ये पढ़ाई करता है, तो उनके बारे में आप बताओगे। ऐसे प्रकाश के बारे में, यानी प्रकाश के गुणों के बारे में हम क्या कह सकते हैं? तो पहली बात तो ये इंपॉर्टेंट है, आप इन्हें जरूर इंपॉर्टेंट करिएगा। निर्वात में प्रकाश की जो चाल होती है वो 3 गुणे मेरे भाई, 3 गुणे 10 के घात में 8 मीटर प्रति सेकंड होती है। तो निर्वात में प्रकाश की जो चाल होती है, पेपर में पूछता है निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, ठीक है, तो निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 गुणे 10 घात में 8 मीटर प्रति सेकंड।
ठीक है। उसके बाद अगला क्या है, दूसरा नंबर कि दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्घ्य 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक होता है। यानी इस प्रकाश का जो तरंग दैर्घ्य है मेरे भाई, इस प्रकाश का जो तरंग दैर्घ्य है वो कितना होता है, 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम होता है। तीसरा क्या है, प्रकाश विद्युत चुंबकीय या बोल सकते हो प्रकाश विद्युत तरंगों के रूप में सीधी रेखा में चलता है। यानी आप बोल सकते हो प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है, ऐसे बोल सकते हो। ठीक, प्रकाश के कारण वस्तुएं हमें दिखाई देती हैं। यानी प्रकाश, यही बताया ना कि प्रकाश के कारण हमें वस्तुएं क्या होती हैं मेरे भाई, दिखाई देती हैं। लेकिन प्रकाश स्वयं हमें दिखाई नहीं देता, मतलब हम प्रकाश को नहीं देख सकते, लेकिन प्रकाश की सहायता से हम वस्तुओं को देख सकते हैं मेरे भाई। ठीक है। अगला क्या है, पांचवा नंबर, प्रकाश जब किसी तल से टकराता है तो उसका परावर्तन होता है। क्या होता है मेरे भाई, परावर्तन। अब ये परावर्तन क्या होता है, अभी उसके बारे में हम चर्चा करें तो परावर्तन क्या होता है अभी आगे हम लोग पढ़ लेंगे। फिलहाल अभी समझो कि जब प्रकाश की किरणें किसी तल, मान लो तो ये तल है, ये तल है, ठीक है, इससे टकराया तो टकराने के बाद उसी माध्यम में वापस लौट जाएगा, यही परावर्तन होता है मेरे भाई। ठीक है, तो ये पांचों गुण हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलते हैं एक नए टॉपिक की ओर। ठीक है, अगला टॉपिक क्या है मेरे भाई, अब यहाँ पे थोड़ा सा नोट पॉइंट हम समझेंगे। नोट पॉइंट 1 क्या है, जो वस्तुएं स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती है मेरे भाई, जो वस्तुएं जैसे कोई वस्तु है वो स्वयं से प्रकाश उत्पन्न करेगा तो उसे बोलेंगे प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं, या प्रदीप्त प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। तो अभी उसकी बात हम नहीं करते हैं, फिलहाल अभी समझो कि ये प्रदीप्त कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, प्रदीप्त। जैसे सूर्य हो गए, मोमबत्ती हो गया, बल्ब हो गया। जैसे सूर्य हो गया तो सूर्य क्या करता है, स्वयं से प्रकाश उत्पन्न करता है, तो जो स्वयं से प्रकाश उत्पन्न करे उसे प्रदीप्त बोलेंगे। क्या बोलेंगे भाई, प्रदीप्त, या इसे बोल सकते हो दीप्त। क्या बोल सकते हो मेरे भाई, दीप्त। ठीक है। दूसरा क्या है, जैसे मोमबत्ती हो गया तो मोमबत्ती जब आप दिवाली पे भी, दिवाली बीता हुआ है, ठीक है, तो दिवाली पर मोमबत्ती वगैरह जलाए होंगे तो आप देखे होंगे उससे प्रकाश निकल रही है। क्या हो रही है, प्रकाश निकल रही है। तो प्रकाश जब उत्पन्न कर रहा है वो मोमबत्ती, तो आपका कौन सा है, कौन सी वस्तुएं कहलाएगा, दीप्त यानी प्रदीप्त वस्तुएं कहलाएगा। ठीक है। बल्ब हो गया, बल्ब तो आप देख ही रहे हो प्रकाश उत्पन्न कर रहा है। ठीक है। अगला क्या है, जो वस्तुएं प्रकाश उत्पन्न नहीं करती, देखो जो वस्तुएं प्रकाश उत्पन्न करेगा उसे प्रदीप्त, और जो वस्तुएं प्रकाश उत्पन्न नहीं करेगा मेरे भाई उसे बोलते हैं अप्रदीप्त। क्या बोलते हैं मेरे भाई, अप्रदीप्त। अप्रदीप्त मतलब जो वस्तुएं प्रकाश उत्पन्न ना करे। ठीक है। जैसे चंद्रमा, अब कहोगे सर चंदा, इसको चंद्रमा, आप लोग घर की भाषा में इसको चंदा मामा बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे भाई, चंदा मामा। तो चंदा मामा और मामी कुछ नहीं होते, वो केवल उपग्रह है। ठीक है, एक तरीके से बोल सकते हैं हम लोग। तो देखिए वो आपका क्या है, जो चंदा है यानी चंद्रमा जो है वो क्या करता है, सूर्य की प्रकाश से, जब सूर्य का प्रकाश उस पर पड़ता है तो उसके अकॉर्डिंग वो चमकता है ना कि ये प्रदीप्त नहीं होता, ये क्या होता है, अप्रदीप्त होता है। ठीक है। जैसे किताब हो गया, कभी आप समझो, अब इसे समझो कि जिसकी सहायता से हम पढ़ सकें, जिसकी सहायता से हम पढ़ सके वो प्रदीप्त होता है। जिसकी सहायता से हम पढ़ ना सके मेरे भाई तो वो क्या होता है, अप्रदीप्त। जैसे पढ़ किससे सकते हैं, बल्ब जलाकर पढ़ सकते हैं आराम से, मोमबत्ती जला के पढ़ सकते हैं। ठीक है, सूर्य के प्रकाश से हम पढ़ सकते हैं। क्या बताओ, किताब रख करके अब प्रकाश ना हो, घर में अंधेरा हो, तो क्या आप उससे पढ़ सकते हो, क्या कदापि नहीं पढ़ सकते। तब तो आपको चारों तरफ अंधेरा अंधेरा एकदम काला काला नजर आएगा। ठीक है, चारों दुनिया आपकी काली हो जाएगी, पूरे ब्रह्मांड आपकी काला दिखाई देगा। ठीक है। कलम हो गया, क्या हो गया, कलम। अब कहोगे सर ये कलम है, ठीक है, कलम को कमरे में बंद कर दो जहां पे प्रकाश ना हो, तो क्या आप समझो कि इस कलम को रख करके क्या पढ़ाई कर सकते हो, क्या नहीं। ये आपका क्या है, अप्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं, अप्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं देखिए दोनों नोट पॉइंट आपको याद होनी चाहिए कि प्रदीप्त क्या होता है और अप्रदीप्त क्या होता है। ठीक है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे देखिए भाई, हम लोग एकदम बेसिक से लाए हुए हैं। किससे लाए हुए हैं, बेसिक से। तो बेसिक्स का मतलब ही होता है सारी बात आपको बताया जाए, जो बातें छूट जाएंगी वो आप कमेंट करिएगा सर ये आपने नहीं बताया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्या है, प्रकाश किरण क्या होता है ना। ठीक है, पहली बात हम प्रकाश किरण के प्रकार पढ़ लेते हैं ना। तो प्रकाश किरण के प्रकार क्या है, ठीक है मेरे भाई। तो पहली बात तो प्रकाश की किरण क्या है, जैसे अगर कोई प्रकाश किसी पथ पे गति करता है या चलता है तो उसे हम लोग प्रकाश किरण बोलेंगे। क्या बोलेंगे मेरे भाई, उसे हम प्रकाश किरण बोलेंगे। अब देखो ज्यादातर हम बोल दे रहे हैं, आपको समझा दे रहे हैं, वो सारी चीजें आप समझिए ना।
तो प्रकाश किरण क्या होता है भाई कि वो किसी पथ पर गति करे या पथ पर चले। प्रकाश किरणें अगर किसी पथ पे या किसी मार्ग पे चल रही हैं तो वो कहलाती हैं प्रकाश किरणें या प्रकाश किरण पुंज कहलाती हैं। ठीक है, ये प्रकाश किरण जो होती है वो 3 प्रकार की होती है मेरे भाई। ये जो प्रकाश किरणें होती हैं वो कितने प्रकार की होती है? वो 3 प्रकार के होती हैं। कौन कौन से? एक होता है समांतर किरणें, एक होता है अभिसारी किरणें, एक होता है अपसारी किरणें। तो समांतर किरणें किसे कहेंगे मेरे भाई, मेरे लाल, मेरे हीरा? समांतर किरणें किसे कहेंगे? देखिए, यह किरणें सभी बिंदुओं पर समांतर होती हैं, या ऐसे बोलो कि वे प्रकाश किरण जो एक दूसरे के क्या हो? समांतर हो। वे प्रकाश किरण जो एक दूसरे को मेरे भाई क्या हो? समांतर हो, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? समांतर किरणें। क्या बोलेंगे? समांतर किरणें। मेरे साथ बोलो कि जब प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर हो तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं मेरे दोस्त? क्या बोलते हैं आप बताओ? समांतर किरणें बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समांतर किरणें बोलते हैं। बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं? सीधा दिमाग और दिल दोनों जगह जाएगा। याद रखना, जो बता रहे हैं सब दिमाग और दिल दोनों जगह जाएगा। ठीक है, अगर दिल अपने पास होगा तो जाएगा, अगर दिल किसी को दे दिए होगे तो नहीं जाएगा मेरे भाई। अब किसी को मान लो, किसी अपने गर्लफ्रेंड वगैरह को दिल दे दिए हो तब तो थोड़ा जाएगा आपके दिल में, तब आपके पास दिमाग में जाएगा। ठीक है, याद रखना। चलो, समांतर किरणें समझ गए। चलिए आगे चलते हैं। अगला वाला यानी दूसरा क्या है? अभिसारी किरणें। क्या होता है मेरे भाई? अभिसारी किरणें। तो देखो, समस्त प्रकाश की किरणें एक ही बिंदु पे जाकर मिले, समस्त प्रकाश की किरणें एक ही बिंदु पे जाकर अगर मिल रहे हैं तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? अभिसारी किरणें। क्या बोलेंगे मेरे दोस्त? अभिसारी किरणें बोलेंगे। यानी समस्त जितने भी प्रकाश की किरणें हैं वो अगर एक ही बिंदु पे जाके मिलेंगी, कहां मिलेंगी? एक ही, जैसे ये जा रही है, ये जा रही है, ये जा रही है, सभी एक ही बिंदु पे मिल रही हैं, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? अभिसारी प्रकाश किरण बोलेंगे या अभिसारी किरणें बोलेंगे मेरे भाई। तो देखो, यह किरणें स्रोत से निकलकर किसी स्रोत से निकलेंगी जहां से प्रकाश निकल रही होंगी, किसी एक बिंदु पर मिल जाती है यानी मिलती है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? अभिसारी किरणें बोलेंगे मेरे दोस्त। क्या बोलेंगे? अभिसारी। एकदम शॉर्ट नोट्स है मेरे भाई, एकदम शॉर्ट नोट्स है। जीवन में कभी तो आपको ऐसा नोट्स मिल जाए तो फिर कहना सर कि ये इससे सरल भी कुछ नोट्स होता है। इतना सरल हम खुद ही लेके आए हुए हैं, एकदम छटे हुए क्वेश्चन है। याद रखना कि पेपर की दृष्टि से जो भी इंपॉर्टेंट होगा हम कराते चल रहे हैं सारा ना। तो चलो इसका स्क्रीनशॉट मारो और चलते हैं एक नई दुनिया में, यानी 7 समुद्र पार चलते हैं मेरे दोस्त। और तुम भी मेरे पीछे पीछे आ जाओ। ठीक है, हम 7 समुद्र पार चलेंगे, तुम मेरे पीछे पीछे आना। अगला टॉपिक क्या है उसे देखना। ठीक है, अपसारी किरणें क्या होती है मेरे लाल? अपसारी किरणें क्या होती हैं? देखो ऐसा है मेरे भाई, देखिए कि जब एक ही बिंदु से प्रकाश किरणें निकले, जब एक ही बिंदु से प्रकाश किरणें क्या हो? निकले, तो उसे हम लोग क्या होती हैं भैया? अपसारी कहते हैं। अब कहोगे क्या सर कि यह किरणें स्रोत से फैली हुई नजर आती हैं, यह किरणें अभिसारी किरणें के ठीक उल्टा होती है ना। जो अभिसारी आप लोग पढ़े हो उसका उल्टा होती है। वो क्या होती है? एक ही बिंदु पे जाकर क्या करती हैं? मिलती हैं समस्त किरणें। और ये क्या है? एक ही बिंदु से समस्त किरणें निकलती हुई प्रतीत होती हैं मेरे भाई। तो ये आपका क्या है? अपसारी किरणें है। थोड़ा सा बताइएगा कि सर ज्यादा जल्दी जल्दी तो नहीं बता रहे मेरे भाई, जल्दी जल्दी तो नहीं बता रहे, ये जरूर बताइएगा। ठीक है, तो क्या हमारी बात समझ में आ रही है कि नहीं आप लोगों को? कि जब एक ही बिंदु पे प्रकाश जाके मिले तो उसे बोलेंगे अभिसारी। जब एक ही बिंदु से निकलती हुई प्रतीत हो उसे बोलेंगे अपसारी। जब एक दूसरे के क्या हो? समांतर हो तो उनमें से क्या बोलेंगे? समांतर किरणें मेरे भाई। एकदम इजी है, एकदम मक्खन है मेरे भाई, एकदम मक्खन की तरह है, एकदम चाट डालो। ठीक है, एकदम बहुत सरल ही है जिंदगी में। चलो अगला टॉपिक देखो। अगला क्या है मेरे भाई? प्रतिबिंब। क्या है मेरे दोस्त? प्रतिबिंब। अब सुनो, ये हुई ना बात प्रतिबिंब को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इमेज। ठीक है, देखो हिंदी इंग्लिश दोनों लाए हुए हैं। आप जिस भी लैंग्वेज में होंगे आपको हर एक लैंग्वेज आपको समझ में आएगा मेरे भाई। देखो थोड़ा सा देहाती मॉडल जरूर बोलते हैं, लेकिन भाई याद रखना पूरा वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना। मेरे चैलेंज है कि आपको समझ में जरूर से जरूर आएगा ना। तो प्रतिबिंब क्या होता है? दर्पण में बनने वाला वस्तु की आकृति को क्या बोलते हैं मेरे भाई? प्रतिबिंब कहते हैं ना। जो दर्पण, कोई भी दर्पण हो, अभी वो दर्पण के बारे में हमें नहीं, दर्पण मतलब शीशा, कांच मेरे भाई, मिरर। ठीक है, अब कौन सा दर्पण है? उत्तल दर्पण है या अवतल दर्पण है, समतल दर्पण है, गोली दर्पण है, कौन सा दर्पण है? बात नहीं करते, पहले समझो आप।
कि दर्पण में बनने वाले वस्तु, मतलब हम हैं, जैसे हम वस्तु है, हम दर्पण के सामने ऐसे खड़े हो जाएंगे तो हमारी एक आकृति बनता है मेरे भाई। हमारी क्या बनता है? आकृति बनता है। जैसे देखो घर में आप जैसे नहा वहा के आए, बढ़िया मम्मी बोल दी कि चलो सुबह स्कूल जाना है मेरे भाई, तो आप क्या करते हो? नहा धो के आओ, फटाफट फटाफट क्रीम पाउडर लगाए, और क्रीम पाउडर लगाने के बाद शीशे के सामने खड़े हो गए। तो जैसे ही शीशे के सामने खड़े हो गए तो आपका एक छवि बनने लगता है, यानी एक आकृति बनने लगती है आपकी। वही आकृति मेरे दोस्त क्या कहलाता है? ये प्रतिबिंब कहलाता है मेरे भाई। क्या कहलाता है? प्रतिबिंब कहलाता है। ठीक है, बताओ कोई दिक्कत? प्रतिबिंब में कोई दिक्कत है? चलो तो दिखाते हैं आप लोग को। देखो समझो, ये आप हो। कहोगे सर हम तो अभी इतने छोटे थोड़े हैं, ठीक है, ये आप हो। रिकिम रिकिम का शीशा यहाँ रखा हुआ है ना, तो देखो आप जब कांच के सामने खड़े हो गए तो आपकी एक आकृति बन गई कि नहीं मेरे भाई? आप जब कांच के सामने यानी किसी दर्पण के सामने, मिरर के सामने आप खड़े हो गए तो आपकी एक छवि बन गई, आपके डुप्लीकेट आदमी बन गया। भाई जिंदगी में आप लोग देखे होंगे कि 7 लोग होते हैं किस शकल के, आपके सामने आपका हमशक्ल आदमी खड़ा हो जाएगा, यानी आपकी जैसी आकृति बन जाएगी, तो उसी को मेरे दोस्त क्या बोलेंगे? प्रतिबिंब। क्या बोलेंगे? इमेज, यानी प्रतिबिंब बोलेंगे। ठीक है, बताओ कोई दिक्कत है? बताओ बताओ, कोई दिक्कत होगा तो एकदम बेझिझक होके बताना मेरे भाई, मेरे लाल, मेरे हीरे। ठीक है, चलो देखते हैं। प्रतिबिंब जब हो गया, बताओ जैसे पिताजी हैं तो सीधी सी बात उनके बेटवा तो जरूर ही होंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि शादी ब्याह ना करे होंगे, ऐसे जिंदगी जीवन यापन कर रहे होंगे। भाई शादी विवाह हुआ होगा, उनके बच्चे भी होंगे, उनके बेटवा कौन है उनको देखना भाई। तो प्रतिबिंब के 2 बेटवे हैं। कितने बेटवे हैं? 2। एक का नाम उन्होंने रख दिया वास्तविक प्रतिबिंब, और एक का नाम मेरे दोस्त मेरे लाल क्या रख दिया? आभासी प्रतिबिंब। अब कहोगे सर ये कैसा नाम है? पहले के वैज्ञानिक लोग थे ना, ऐसे ही नाम रखते थे। अब तो कलुआ, गोरका, सफेद का, उजरका रख रहे हैं। ठीक है, लेकिन पहले के लोग क्या थे भाई? शकल सूरत देख के नाम नहीं रखते थे भाई। वास्तविक है प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब है, तो वैज्ञानिक के जैसे नाम ऐसे रखे। ठीक है समझो भाई जरा। प्रतिबिंब 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब, एक होता है आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक का मतलब ही होता है रियल इमेज। ठीक है, वास्तविक मतलब जो वास्तव में बने, और आभासी मतलब जिसका हम आभास कर सके, जो वास्तव में न बने। ठीक है, यानी कहने का मतलब कि इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। मतलब ये जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है मेरे लाल, इसे पर्दे पे हम प्राप्त कर सकते हैं, इसे पर्दे पे हम देख सकते हैं। ठीक है, अब सुनो, यदि किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तित होने के पश्चात किसी बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं। ध्यान समझना कि कोई वस्तु है, देखो ये वस्तु है, यहां से प्रकाश किरणें चल रही हैं, एक दर्पण रखा हुआ है, उससे टकराने के बाद यानी परावर्तित होने के बाद किसी बिंदु पे वास्तव में मिलती हैं, यानी मिल रही है, तो आपका क्या कहलाता है? तो उस बिंदु को क्या बोलेंगे? वास्तविक प्रतिबिंब कहेंगे। तो बनने वाला प्रतिबिंब क्या होगा मेरे लाल? वास्तविक प्रतिबिंब होगा। अब इसी का जस्ट अपोजिट क्या है? आभासी प्रतिबिंब। क्या होता है भाई? इसको पर्दे पर इसे पर्दे पर ये नहीं होगा, प्राप्त कर सकते हैं। एक मिनट, इसको पर्दे पर नहीं प्राप्त कर सकते ना मेरे दोस्त, ये आगे नहीं रहेगा ना। इसको पर्दे पर नहीं प्राप्त कर सकते हैं, इसको पर्दे पे प्राप्त कर सकते हैं, इसे पर्दे प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसका जो होता है फोटो लिया जा सकता है, लेकिन इसे पर्दे प्राप्त नहीं किया जा सकता। अब इससे भी सेम टू सेम वही बात है कि किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें किसी दर्पण से परावर्तित होने के बाद किसी बिंदु पर वास्तव में ना मिले, उसमें वास्तव में मिले तो वास्तविक प्रतिबिंब, इसमें वास्तव में नहीं मिले तो वो हमारा क्या हो जाता है मेरे भाई? आभासी प्रतिबिंब। क्या हो जाता है? आभासी प्रतिबिंब। तो देख लीजिए, इसका जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट मारिए और चलते हैं एक नए टॉपिक पे और दिखाते हैं आप लोगों से कि वो नया टॉपिक आपके लिए क्या होने वाला है मेरे लाल। तो जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट मारिए। तो वास्तविक देखो, ये सब पेपर में आ सकते हैं, 1 या 2 नंबर के आ सकते हैं, लेकिन ज्यादातर नहीं आते हैं। फिलहाल आप एक बार पढ़ के जाओ। देखो हम ये नहीं कह सकते कि नहीं आएगा, एनसीईआरटी बुक में है तो आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है भाई, वो तो उसके ऊपर एग्जामिनर के ऊपर है। अगर आएगा तो आप लिखिएगा, सेम टू सेम इतना लिखिएगा, प्रॉपर आपको नंबर मिलेंगे। सारे नोट्स एकदम वीआईपी हैं, वीवीआईपी ऐसे समझो, वीवीआईपी है। ठीक है, तो जल्दी स्क्रीनशॉट लो, फिर चलते हैं नई दुनिया में ना। चलो आ जाओ भाई, ये तो आप ही हो ना, समझ लो आप ही हो। ठीक है, चलो आगे की ओर चलते हैं ना। चलिए, आ गया भाई, आ गया अपना जिगर का टुकड़ा। ठीक है,
ये अपना जिगर का टुकड़ा है मेरे लाल। कहोगे क्या सर, आप भी कभी कभी मजाकिया बन जाते हैं। तो ये जिगर का टुकड़ा है, क्या है, प्रकाश का परावर्तन। इतना बार पेपर में चाप के क्वेश्चन पूछा गया है, याद रखो, इतना गजब पूछा गया ये क्वेश्चन ना, जितनी बार सोच लो, आपकी जितना उम्र नहीं होगा उतनी बार ये पेपर में आ चुका है, याद रखिएगा। अगर आप कितने होंगे, 16-17 साल के होंगे मेरे लाल, 16-17 से बार, इससे अधिक बार ये पूछा गया है। अंसार उठा के देख लो, याद रखना, इतिहास गवाह है कि ये क्वेश्चन आने ही आना है। तो देखो क्या है, प्रकाश का परावर्तन, ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या होता है मेरे भाई, रिफ्लेक्शन। तो प्रकाश का परावर्तन, तो परावर्तन का मतलब क्या होता है मेरे भाई, परावर्तन का मतलब क्या होता है, जरा उसके बारे में चर्चा करते हैं कि प्रकाश का परावर्तन होता क्या है, ठीक है। तो देखिए, प्रकाश का परावर्तन का मतलब, देखिए, जैसे परावर्तन का मतलब कोई प्रकाश आई, टकराने के बाद उसी माध्यम में वापस लौट गई। तो जैसे ही प्रकाश किरणें आने के बाद, यानी टकराने के बाद अगर उसी माध्यम में वापस लौट जा रही है, तो यही पूरी क्रिया या पूरी घटना आपकी क्या कहलाती है, प्रकाश का परावर्तन। तुझे कुछ समझो जरा। जैसे देखो, ये आपका कोई क्या है, ठीक है, ये आपका क्या है, थोड़ा सा बढ़िया बनाते, खूबसूरत बनाते, एकदम लल्लन टाप वाला भाई साहब। आप भी कहोगे सर मजे कर दिए आप लोग। चलो, ये आपका क्या है, ठीक है, चलो, ये आपका कोई मान लेते हैं तल है, जिसपे हम लोग कलई कर दे रहे हैं। क्या कर दे हैं मेरे भाई, कलई, मतलब एक पृष्ठ पे लेप लगा रहे हैं। कोई कांच है, ठीक है, चिकना तल है, और इसी चिकना तल पे, ठीक है, कोई प्रकाश किरण आया, ठीक है, चलो, कहोगे सर थोड़ा सा कलर वलर चेंज कर ले। यहाँ प्रकाश आया और टकराया, टकराने के बाद, ठीक है, टकराने के बाद उसी माध्यम में ऐसे वापस लौट गया, ठीक है। अब सुनो, इस पे हम लोग क्या करते हैं, ध्यान समझिएगा, कि प्रकाश किरणें आया ऐसे, और इस चिकने तल से क्या किया, टकराया, टकराने के बाद उसी माध्यम में क्या हो गया, वापस लौट गया। तो यही घटना आपकी क्या कहलाएगी, प्रकाश का परावर्तन। मतलब आएगा, जैसे आप लोग कहते हैं ना, कोई आपकी जिंदगी में कोई लड़की आती है, आपको धोखा देती है, धोखा देने के बाद लात मार के चली जाती है, तो यही घटना है मेरे दोस्त आपके दैनिक जीवन का। आप नहीं समझोगे, कौन समझेगा मेरे भाई, कौन समझेगा, कि कहते हैं धीरे धीरे आपकी जिंदगी में आती है और लात मार के धीरे धीरे चली जाती है, यानी धीरे धीरे इसकी जिंदगी में आई और लात मार के धीरे धीरे जिंदगी से चली गई। यही प्रकाश का परावर्तन है। बताओ, इससे सरल कहीं मिल गया? तो है, देखो भाई, बात की बात है, चलो वो बात की बात है। चलो, उसके बाद हम यहाँ पे एक अभिलंब डालते हैं, ऐसे यहाँ पे अभिलंब डाल लेते हैं, थोड़ा सा कलर इसका चेंज कर दे, बहुत खूबसूरत लगेगा मेरे लाल, ठीक है। तो अब ध्यान समझो, एक हमारी बात ध्यान समझो, कि ये प्रकाश, आने वाली प्रकाश किरण को हम लोग बोलते हैं आपतित किरण। क्या बोलते हैं मेरे भाई, आपतित। इधर ना जाओ भाई रे दोस्त, इधर देखो, आपतित किरण, ठीक है। और टकरा के जाने वाली को क्या बोलते हैं, परावर्तित किरण। क्या बोलते हैं मेरे भाई, परावर्तित किरण। तो आने वाली को बोलते हैं, आने वाली है ना तो अपवर्तित किरण, जाने वाली है ना तो परावर्तित किरण, ठीक है। तो सुनो मेरी बात जरा ध्यान से, ये आपका होता है अभिलंब, इसके बीचों बीच हमने क्या खींचा, अभिलंब खींच दिया। अब एक बात आपसे बताएं, मजाक तो नहीं करोगे, चलो ठीक है। देखें, आपतित किरण और अभिलंब जो भी कोण बनाएगा उस कोण को हम लोग बोलते हैं आपतन कोण। क्या बोलते हैं मेरे लाल, आपतन कोण। बोलो आपतन कोण, मेरे साथ बोलो आपतन कोण। ये होता है आई मेरे भाई, ठीक है। अब परावर्तित किरण और अभिलंब जो कोण बनाता है उसे बोलते हैं परावर्तन कोण। परावर्तन कोण, रुक जाओ, परावर्तन कोण, ठीक है। यह होता है मेरे लाल परावर्तन कोण। इसे आर से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आर से, ठीक है। ठीक, अब आगे देखो, आगे क्या है मेरे भाई, तो आप पहले ये समझ गए ना, प्रकाश का परावर्तन, जब प्रकाश किसी चिकने तल से टकराती है या टकराता है तो वापस अपने मार्ग पर लौट जाता है, यह क्रिया प्रकाश का क्या कहलाता है, परावर्तन। तो आप अभी स्कूलों में आप पढ़े होंगे, तो स्कूल में सर जी बताए होंगे कि जब प्रकाश किरण किसी चिकने या पॉलिशदार तल से टकराती है तो उसका अधिकांश भाग उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। बात एक ही है मेरे भाई, ये शॉर्ट नोट्स है मेरे लाल, ये शॉर्ट नोट्स है, ठीक है। तो वही बात हुआ कि बस यहां पे ये समझो कि आना है, टकराना है, फिर वापस जाना है, ठीक है। आना है, टकराना है, फिर वापस जाना है, मतलब धरती पे पैदा होना है, खाना पीना है, मर जाना है, एक दिन चले जाना है, ठीक है। यही क्रियाक्रम यहाँ पे चल रही है ना। तो ये बताओ, ये समझ में आया, ये अभिलंब है। कैसे यहाँ कट गया, क्या ये, चलो
लंब। ठीक है, चलो ये बातें पूरा समझ में आपको। अब समझो, ये इस पे ध्यान ना दो, यहां पे हमने बता दिया कि प्रकाश किरण आई, यहां पे टकराई, टकराने के बाद उसी माध्यम में वापस लौट गई। ये आपका क्या हुआ है, ये आपका कोई पॉलिश किया हुआ तल है, या पृष्ठ बोल दो, पॉलिश किया हुआ पृष्ठ। ये आपको, ये आप बोल सकते हो, इसे बोलते हैं आपतन बिंदु। क्या बोलते हैं, आपतन बिंदु। क्या बोलते हैं मेरे लाल, आपतन बिंदु। ठीक है, बताओ कोई दिक्कत। चलो ये इसका जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर चलते हैं एक नए टॉपिक की ओर। ठीक है, चलो अगला टॉपिक क्या है मेरे लाल, अगला है प्रकाश के परावर्तन का नियम। मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, एकदम आईएमपी है, पेपर में एकदम चाप के क्वेश्चन ये पूछा गया है ना। बोल दिया ना, जितनी आपकी उम्र नहीं होगी उतनी बार ये लोग आए हुए हैं ना, तो आप इनको वरीयता ज्यादा दोगे। ठीक है, जैसे आपके पापा को वरीयता आप ज्यादा देते हो, ये आपके पिताजी हैं, सोच लो आएंगे तो काट के जाएंगे। याद रखिएगा कि प्रकाश के परावर्तन के नियम, प्रकाश के परावर्तन के मेरे लाल दो नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं, दो। बोलो मेरे साथ, प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं सर जी। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। मेरे साथ लगे रहो एकदम जियो जान से, जैसे हम आपके साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है, और आप भी हमारे साथ एकदम उसी प्रकार से जुड़े रहिए। सोच लो जैसे चुंबक की भांति चपके रहो फेविकोल से ना। गाना सुने हो कि नहीं आप लोग, गाएंगे नहीं, आप लोग समझदार हो, समझ जाओगे। ठीक है, तो भाई देखो पहला नियम क्या है, पहला नियम क्या है कि आपतित किरण मेरे लाल, आपतित किरण, ठीक है, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तो देखो ध्यान से, इधर देखो आकृति बनाया है ना, आपतित किरण, परावर्तित किरण। ठीक है, आपतित किरण, परावर्तित किरण। ठीक है, कहां गया भाई, हाँ एक मिनट रुक जाओ। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब या आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल पे हैं। देखो ये एक ही डायग्राम पे है ना, एक ही समतल पे स्थित है, तीनों एक ही तल पे बना सकते हैं ना इसको। तीनों एक ही तल का मतलब कि जैसे ये हमारा कोई पृष्ठ है, इसी पे तीनों को हम बना दिए तो एक ही तल होंगे। ठीक है, तो आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब या डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं मेरे लाल, तीनों एक ही तल में होते हैं एकदम। ठीक है, दूसरा नियम क्या कहता है मेरे भाई, दूसरा कह रहा है कि आपतन कोण आई, ठीक है, आपतन कोण आई परावर्तन कोण R के सदैव बराबर होता है। ठीक है, परावर्तन कोण R के सदैव क्या होता है, बराबर होता है। यानी अर्थात की अगर हम बात करें, अर्थात कोण I बराबर मेरे लाल कोण क्या होता है, R। अब ऐसे समझो कि आपतन कोण, ठीक है, आपतन कोण ये I, परावर्तन कोण R सदैव एक दूसरे के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब कहोगे सर कैसे बराबर हो गए, देखो अगर इसका मान 50 डिग्री हुआ तो इसका भी मान 50 हो जाएगा, इसका मान 100 डिग्री हुआ तो इसका भी मान कितना हो जाएगा मेरे लाल, 100 डिग्री, इसका 150 हुआ तो इसका भी 150 रुपया देगा। ठीक है, 150 रुपया मतलब 150 डिग्री होगा तो ये भी 150 डिग्री होगा, याद रखना। ठीक है, मेरे भाषा में मत जाना मेरे भाई, पैदाशी लैंग्वेज खराब है, अब कितनी बार आपको बताएं, लेकिन आप पढ़ो। ठीक है, पढ़ो मन लगा के कि आपतन कोण जो है ये अब परावर्तन कोण R के क्या होता है, बराबर होता है। यानी कोण I कोण R के हमेशा क्या होगा, बराबर होगा। ये 60 होगा तो ये भी 60, ये 70 होगा ये भी 70। ठीक है, तो ये कमाएगा तो ये भी कमाएगा, ये खाएगा तो ये भी खाएगा। चलो आगे चलो। ठीक है, बताओ प्रकाश का परावर्तन, उसके नियम पता होगा नहीं। प्रकाश का परावर्तन फिर से रिपीट कर दें, चलो भैया कोई दिक्कत नहीं है, आप हमारे हो, ठीक है, हम तुम्हारे हैं, इसलिए फिर से बार बार रिपीट कर देंगे। क्या है भाई, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, तो प्रकाश जब किसी चिकने तल से टकराता है तो उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। इसी घटना को प्रकाश का क्या बोलेंगे मेरे भाई, इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब सुनो, ये जो आती है किरण वो होता है आपतित किरण, जो जाती है उसे कौन सी किरण बोलते हैं, परावर्तित किरण। अब सुनो, ये बीचों बीच जो हमने खींचा ये क्या है, अभिलंब है। आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसे क्या बोलते हैं, आपतन कोण बोलते हैं। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसे क्या बोलते हैं, परावर्तन कोण। जहां पे ये तीनों रेखाएं मिलती हुई नजर आए उसे हम लोग क्या बोलते हैं, आपतन बिंदु मेरे लाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आपतन बिंदु। अब यहीं से प्रकाश के परावर्तन का नियम निकल के आया, यहीं से प्रकाश के परावर्तन का नियम क्या निकल के आया, आपतित किरण, परावर्तित किरण, यही पहला नियम है।
आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं, यानी एक ही तल पे बनाना संभव है मेरे भाई। ठीक है, दूसरा नियम क्या है, आपतन कोण आई परावर्तन कोण आर की सदैव क्या होता है, बराबर होता है, यानी अर्थात कोण आई बराबर कोण आर, यानी ये जो कोण आई है वो कोण आर के क्या होगा मेरे लाल, बराबर होगा। तो देखो फटाफट इसको रिपीट कर दिए, तो जल्दी जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर चलते हैं एक नए टॉपिक की ओर। चलो ले लिए, चलो अगले टॉपिक की ओर चलते हैं। ये तो हो गया हमारा, अगला क्या है भाई, गोलीय दर्पण। अब सुनोगे सर कि गोलीय दर्पण डायरेक्ट कैसे आ गया, थोड़ा सा आपको समझाते हैं ना, ठीक है, थोड़ा सा आपको समझाते हैं, थोड़ा कलर वगैरह चेंज कर ले मेरे भाई, ठीक है, थोड़ा सा कलर चेंज कर ले, तो फिर उसके बाद आपको बताते हैं, ठीक है। काला ज्यादा बढ़िया लगता है, बहुत खूबसूरत लगता है, इसलिए काला को लेते हैं ना, ठीक है। जिंदगी में नजर नहीं लगेगी आपको अगर काला से लिखेंगे, तो किससे लिखेंगे, काला से। चलो पहले तो आपको समझाते हैं दर्पण मेरे लाल, दर्पण, ठीक है, इंग्लिश बोलते हैं मिरर, ठीक है, ये आपका दर्पण होता है। दर्पण क्या होता है जरा उसके बारे में कह दे, ठीक है। हम जब क्या किसी कांच के एक पृष्ठ पर कलई कर दें या लाल ऑक्साइड का लेप लगा दे, तो इस प्रकार बना निकाय आपका क्या कहलाता है, दर्पण कहलाता है। कहो परिभाषा लिख दें, यानी अगर हम लिखना चाहे तो लिख सकते हो, जब किसी कांच के एक पृष्ठ पर कलई या लाल ऑक्साइड का लेप लगा दिया जाए तथा एक पृष्ठ परावर्तक पृष्ठ बना दिया जाए, तो इस प्रकार बना निकाय दर्पण कहलाता है। लो भाई इसका हम लोग, ठीक है, परिभाषा भी लिख दिए कि जब किसी कांच के एक पृष्ठ पर कलई या लाल ऑक्साइड का लेप लगा दिया जाए तथा एक पृष्ठ परावर्तक पृष्ठ बना दिया जाए, तो इस प्रकार बना निकाय क्या कहलाता है, दर्पण कहलाता है, ठीक है। जैसे आप देखो कांच का दो पृष्ठ होता है ना, एक पृष्ठ ऐसे होता है, एक पृष्ठ नीचे की तरफ, तो एक तरफ कलई कर दो या लाल ऑक्साइड का लेप लगा दो, और एक तरफ परावर्तक बना दो, मतलब कोई प्रकाश है टकरा के वापस लौट जाए, तो आपका क्या कहलाता है, दर्पण कहलाता है। दर्पण हमारे मेरे भाई दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। जो दर्पण होता है, ठीक है, दर्पण के प्रकार, दर्पण हमारे दो प्रकार के होते हैं ना, एक होता है भाई, एक होता है गोली दर्पण, और एक होता है मेरे लाल समतल दर्पण, ठीक है। तो गोली दर्पण क्या होता है और समतल दर्पण क्या होता है ना, गोली मतलब स्फेरिकल मिरर, समतल मतलब प्लेन मिरर, क्या होता है, प्लेन मिरर इंग्लिश में बोलते हैं इसको, ठीक है। तो गोली दर्पण क्या होता है, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय हो, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या हो, गोलीय हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, गोली दर्पण। और समतल दर्पण किसे कहेंगे मेरे लाल, कि ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या हो, समतल हो। तो यहां लिख सकते हो आप कि ऐसा दर्पण या वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या हो, गोलीय हो, उसे गोलीय दर्पण कहते हैं, ठीक है। और समतल दर्पण क्या होता है, वह दर्पण जिसका परावर्तक
समतल हो, समतल हो उसे समतल दर्पण कहते हैं, उसे समतल दर्पण कहते हैं। ठीक है, तो ध्यान समझना, दर्पण हो गया, ये दर्पण के प्रकार हो गया। दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? गोली दर्पण होता है, ठीक है, एक होता है समतल दर्पण। ठीक है, तो गोली दर्पण क्या होता है? वह दर्पण जिसका परावर्तक मतलब जहां से प्रकाश आए टकरा के उसी माध्यम में वापस लौट जाए, ये आपका कैसा हो? गोली हो, तो उसे हम लोग गोली दर्पण कहते हैं। और वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या हो? समतल हो, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं मेरे लाल? समतल दर्पण कहते हैं, उसे हम लोग समतल दर्पण कहते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब यहाँ पे गोली दर्पण भी दो प्रकार के होते हैं। गोली दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? दो। अभी उसके बारे में चर्चा हम लोग आगे कर लेंगे। फिलहाल समतल दर्पण की कुछ कहानी समझ लेते हैं ना। जो समतल दर्पण होता है मेरे भाई, थोड़ा सा अलग से ले लेते हैं। जो समतल दर्पण होता है, जो समतल दर्पण होता है, ये क्या होता है? ठीक है, प्लेन मिरर बोलेंगे इंग्लिश में। देखिए, जैसे ये देखो, ये आप अगर देखो, ठीक है, तो ये कोई हमारा कांच है, इसके एक पृष्ठ पे हम लोग कलई कर दिए और एक पृष्ठ क्या बना दिए? परावर्तक बना दिए, तो ये दर्पण आपका क्या कहलाएगा? ये दर्पण कहलाएगा। दूसरी बात, किसका परावर्तक पृष्ठ एक समतल है? क्या है मेरे भाई? समतल है, तो ये समतल दर्पण कहलाएगा। प्रकाश आएगी, टकरा के वापस चली जाएगी। अच्छा, एक चीज आप नोटिस करो, यहाँ पे एक चीज अगर आप नोटिस करोगे तो यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे? समतल दर्पण की फोकस दूरी। भाई इसमें जो प्रतिबिंब बनता है आभासी बनता है। प्रतिबिंब कैसा बनता है यहाँ पे? ये इंपॉर्टेंट नोट टॉपिक है ना। ठीक है, यहाँ पे जो प्रतिबिंब बनेगा मेरे लाल, ठीक है, ये कैसा बनेगा? प्रतिबिंब। समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है? आभासी बनता है। ठीक है, उसके बाद ये सीधा भी बनता है भाई। ठीक है, चलो, वस्तु के बराबर बनता है, जैसे वस्तु रहता है वस्तु के आकार का बनता है। जैसे आप घरों में देखोगे शीशा होगा जिसपे आप क्रीम पाउडर भी लगाते होंगे, तो आपका शीशा जो है वो समतल दर्पण है मेरे भाई। शीशा जो है आपका क्या है? समतल दर्पण है ना, तो समतल दर्पण है वो। ठीक है, इसकी फोकस दूरी की बात करो तो फोकस दूरी की बात करते हैं ना, तो समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है मेरे भाई, कई बार पेपर में पूछा है, वो होता है अनंत। क्या होता है मेरे लाल? अनंत। ठीक है, तो समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है अनंत। पेपर में पूछता है, कई बार पेपर में पूछा गया है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, तो समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है मेरे दोस्त। क्या होती है? अनंत होती है। ठीक है, तो चलिए, ये समझ में आया समतल दर्पण। चलो, उसके बाद फिर आ जाओ यहाँ पे, पहले गोली दर्पण देखें। चलो ठीक है, आ जाओ यहाँ पे गोली दर्पण। ठीक है, तो गोली दर्पण पढ़ा दिए। ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ कैसा हो? गोली हो, या आप ऐसे बोलो कि खोखले गोले के पृष्ठ का एक भाग गोलीय दर्पण कहलाता है। यह दो प्रकार के होते हैं। तो गोली दर्पण कितने प्रकार के होते हैं मेरे भाई? दो प्रकार के होते हैं। कैसे होते हैं जरा ध्यान से समझो। गोली दर्पण जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका अवतल दर्पण, कॉनकेव मिरर। ठीक है, ये होता है कॉन्वेक्स मिरर, यानी आपको बोलेंगे उत्तल दर्पण। ठीक है, एक होता है अवतल दर्पण और एक होता है मेरे लाल उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण किसे कहेंगे? ठीक है, अवतल दर्पण किसे कहेंगे? वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या हो? किस तल से हो? दबे हुए तल से हो। कैसे तल? देखो ऐसे। ठीक है, ये देखिए, इसके उभरे हुए तल पे हम क्या कर दें? कलई कर दें, और प्रकाश आए इसके दबे हुए तल से टकरा के वापस लौटे। ठीक है, तो ये आपका क्या कहलाता है? ये आपका अवतल दर्पण कहलाता है। ये आपका अवतल दर्पण कहलाता है ना। ये आपका कौन सा भाग है? ये आपका उभरा हुआ भाग है। ठीक है, ये आपका कौन सा भाग है मेरे दोस्त? ये दबा हुआ भाग है ना। तो जब प्रकाश का जो परावर्तन है अगर दबे हुए तल से हो, जब प्रकाश का परावर्तन दबे हुए तल से हो तो उसे हम लोग बोलेंगे अवतल दर्पण। क्या बोलेंगे मेरे लाल? अवतल दर्पण। और जब प्रकाश का परावर्तन उभरे हुए तल से हो, जैसे देखिए ऐसे, देखिए उभरे हुए तल से, यहां से ऐसे आए, टकरा के वापस चला जाए, तो ध्यान से समझेंगे अगर आप, तो देखिए ध्यान समझो। तो ये आपका क्या है? ये आपका दबा वाला तल है। ये आपका कौन सा तल है? उभरा हुआ तल है।
ठीक है। तो जब प्रकाश का परावर्तन दबे हुए तल से हो तो उसे हम लोग मेरे लाल क्या बोलेंगे, अवतल दर्पण बोलेंगे। जब प्रकाश का परावर्तन उभरे हुए तल से हो तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, उत्तल दर्पण। क्या बोलेंगे मेरे लाल, उत्तल दर्पण। तो देखिए ये गोली दर्पण होता है। गोली दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक होता है अवतल दर्पण, एक होता है उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण क्या हो, जिसमें प्रकाश का जो परावर्तन हो दबे हुए तल से हो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, अवतल दर्पण। जिसमें प्रकाश का परावर्तन उभरे हुए तल से हो तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, उत्तल दर्पण मेरे दोस्त, ठीक है। उसे हम लोग क्या बोलेंगे, उत्तल दर्पण। तो जल्दी जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर चलते हैं नए क्वेश्चन की ओर, ठीक है। चलो नए मतलब टॉपिक की ओर चलो। अगला ये आप समझ गए ना, ये आपको पूरा समझा दिए, ठीक है ये, ठीक। तो चलिए ये, हालांकि ये आप समझो तो ये गोली ही होता है ना, ये गोली ही होता है। अगर इसको पूरा ऐसे से बनाएंगे तो ये गोला का ही बनता है, क्योंकि गोली है इसलिए गोले का बनेगा। इसको भी पूरा बनाएंगे तो एक गोला ही बनेगा मेरे लाल, ठीक है। तो ये गोली दर्पण है ना, ठीक है। अब गोली दर्पण में हमारा अवतल भी आ सकता है और उत्तल भी आ सकता है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे परिभाषा लिखा हुआ है, आप चाहो तो जल्दी जल्दी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या है कि इस दर्पण में प्रकाश का परावर्तन दर्पण के भीतरी मतलब दबे हुए भाग से होता है। तो जब दबे हुए भाग से होगा तो ये आपका क्या कहलाएगा, अवतल दर्पण कहलाएगा। अवतल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है, ऋणात्मक होती है, आपको पता होगी। उत्तल दर्पण क्या होता है, इस दर्पण में प्रकाश का जो परावर्तन दर्पण के उभरी हुए भाग मतलब ऊपरी भाग मतलब उभरे हुए भाग से होता है, ठीक है। इस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। तो यहाँ पे देखिए ये आपका अवतल दर्पण है, ये आपका उत्तल दर्पण है मेरे लाल, ठीक है। और ये आपका समतल दर्पण है ना। तो इसका जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट मिलिए, उसके बाद फिर चलते हैं एक नए टॉपिक की ओर, ठीक है। चलिए अगला देखिए भाई, अगला क्या है, बस हम लोग जल्द से जल्द समाप्त ही करेंगे, ठीक है। जल्द से जल्द समाप्त करेंगे मेरे भाई। कहाँ पे अगला टॉपिक, ठीक है, यहाँ हो गया। चलो अब गोली दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं। तो गोली दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं, ठीक है, क्या होती हैं उनको थोड़ा सा पढ़ते हैं भाई साहब। यहाँ पे हमारे मित्र जो हैं, ठीक है, यहाँ पे बैठे हुए हैं जो कि हमें ऐसा शब्द मतलब दिखा रहे हैं कि जिससे हम हंसे, ठीक है मेरे भाई। लेकिन क्या करें, जानते हो आप लोग भी देखोगे ना कि अब यहाँ पे हम पढ़ा रहे हैं तो वो लोग थोड़ा सा मस्ती कर रहे हैं हमारे सामने। कोई बात नहीं मेरे भाई, लेकिन हम लोग आप सबसे जुड़े रहेंगे, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। पूरा खत्म किए बिना उनके साथ हम नहीं जाएंगे, चाहे जहां कहते हो हमको जाने के लिए, ठीक है। तो चलो देखो अगला टॉपिक क्या है, तुम लोग इस बात पे विश्वास मत किया करो, ठीक है। चलो देखो गोली दर्पण से संबंधित परिभाषाएं, ठीक है। तो गोली दर्पण से संबंधित परिभाषाएं क्या हैं उनके बारे में चलते हैं। जैसे आपका दर्पण का ध्रुव क्या होता है, वक्रता केंद्र क्या होता है, वक्रता त्रिज्या क्या होती है, मुख्य अक्ष क्या होता है, मुख्य फोकस क्या होता है, फोकस दूरी क्या होता है। तो हम आपको एक नए स्लाइड में बताते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ना। चलो ये क्या होता है भाई, ये क्या होता है, चलो भाई देखिए हम लोग चित्र के माध्यम से समझते हैं। तो हम लोग अवतल दर्पण उत्तल दर्पण दोनों में देख लेंगे। पहले अवतल दर्पण देखिए, ये आपका क्या होता है भाई, एक लाइन खींच दिया ऐसे, ठीक है। ये हमारा अवतल दर्पण के लिए हो गया। चलो कुछ ज्यादा बड़ा लग रहा है क्या यार, थोड़ा सा इसको इधर बना लेते हैं ना, ठीक है। ये अवतल दर्पण के लिए हो गया ना। इधर एक बनाते हैं उत्तल दर्पण के लिए, तो दोनों एक ही में देख लेंगे। तो ये अवतल दर्पण क्या होगा, इसके एक पृष्ठ पे हम कलई कर देंगे, ठीक है। ये पॉलिश कर दिए, इधर भी हम लोग पॉलिश कर दिए। चलो भाई ठीक है। ये आपका सुने, पहली बात तो दर्पण का ध्रुव क्या होता है मेरे भाई, दर्पण का ध्रुव। तो ये देखो आपका गोलीय दर्पण है, तो गोलीय दर्पण के देखो इसको पूरा बनाएंगे तो ऐसे ऐसे करके तो गोला बनेगा ना, तो ये गोली दर्पण है ना मेरे भाई। तो गोली दर्पण के मध्य बिंदु को, ठीक है, गोली दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का क्या बोलते हैं, ध्रुव कहते हैं ना। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, पी से, ठीक है। ये दर्पण का ध्रुव है। क्या बोलेंगे भाई, गोली दर्पण के परावर्तक पृष्ठ, ये परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को दर्पण का क्या बोलेंगे, ध्रुव। ऐसे यहां भी ये भी दर्पण का ध्रुव हो जाएगा, ठीक है। अब सुनिए, वक्रता केंद्र क्या बोलेंगे, ये गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है, ये गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसका केंद्र ही, उसका मेरे लाल केंद्र ही, उसका केंद्र ही क्या कहलाता है, इस गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। इस गोले का केंद्र जो होगा वही गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाएगा। ऐसे यहां भी होगा, ठीक है, उत्तल दर्पण में भी होगा, ठीक है। वक्रता त्रिज्या किसे बोलेंगे, गोलीय दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या होगी, मतलब जो गोले की वक्रता त्रिज्या होगी वही इसकी भी वक्रता त्रिज्या होगी मेरे लाल, ठीक है। चलो और बताओ,
और मुख्य फोक सॉरी यहां समझो, ध्रुव और प्रकाश, ये आपका क्या है वक्रता केंद्र, ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सीधी रेखा को हम लोग बोलते हैं मुख्य अक्ष। क्या बोलते हैं मेरे भाई? इसको बोलते हैं मुख्य अक्ष। क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष। ठीक है, ये वाला यानी P और C को मिलाने वाली सीधी काल्पनिक रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष। ये दर्पण का द्वारक होता है, M1 M2 दर्पण का क्या होता है मेरे भाई? द्वारक होता है। तो याद रखना ये M1 होता है, ठीक है, ये आपका क्या होता है? M2 होता है। तो इतनी बात समझ में आया। अब सुनो, मुख्य अक्ष मिटा देते हैं, ठीक है, थोड़ा सा काम करना है। अब समझिएगा, जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलेगी, जब भी कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलेगी और यहाँ परावर्तित होकर मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलेंगे उसे बोलेंगे मुख्य फोकस। क्या बोलेंगे मेरे भाई? मुख्य फोकस। यहाँ भी मुख्य अक्ष के समांतर चलेगी, परावर्तित होने के बाद प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष पे जिस बिंदु पे मिलती हुई प्रतीत होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? मुख्य फोकस। क्या बोलेंगे मेरे लाल? मुख्य फोकस। और सुनो, मुख्य फोकस और इस P यानी ध्रुव के बीच की दूरी को हम लोग बोलेंगे फोकस दूरी। क्या बोलेंगे? फोकस दूरी। ठीक है, यहां से यहां तक की दूरी को क्या बोलेंगे? फोकस दूरी। और C और P के बीच की दूरी मतलब वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे लाल? वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं मेरे भाई? वक्रता त्रिज्या। तो आप देख सकते हो कि इसका जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट मारिए, ठीक है। और ये जरूर नोट करिएगा कि दर्पण का ध्रुव क्या होता है, मुख्य अक्ष क्या होता है, फोकस क्या होता है, फोकस दूरी क्या होता है, याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको समझा दिए कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तित होने के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर क्या होती हैं? मिलती हैं या मिलती हुई क्या होती हैं? प्रतीत होती हैं। तो उस बिंदु को मुख्य फोकस कहेंगे। इसे F से प्रदर्शित करते हैं मेरे दोस्त। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? F से। ठीक है, तो चलिए इसका जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर चलते हैं नए टॉपिक की ओर। ठीक, अगला टॉपिक क्या है मेरे लाल? अगला टॉपिक क्या है? देखिए ये फॉर्मूला है, इससे सवाल लगते हैं। इससे क्या लगने मेरे भाई? सवाल। गोली दर्पण के वक्रता त्रिज्या मुख्य फोकस दूरी में संबंध, यानी वक्रता त्रिज्या R और फोकस दूरी F में संबंध। ठीक है, तो क्या होगा भाई? अवतल और उत्तल दर्पण दोनों के लिए क्या होगा? F बराबर R/2। F बराबर R/2, चाहे वो अवतल दर्पण हो चाहे वो उत्तल दर्पण हो। ठीक है, यानी जो दर्पण की फोकस दूरी यानी अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल, जो दर्पण गोली दर्पण की फोकस दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है मेरे लाल। क्या होती है? आधी होती है, यानी F बराबर R/2। F बराबर R/2, मेरे साथ बोलो, F बराबर R/2। ठीक है, चलो उसके बाद देखो सवाल इससे न्यूमेरिकल लगते हैं। ये IMP फार्मूला है, ठीक है, ये भी पेपर में 2 नंबर के पूछ सकते हैं। इसका डेरिवेशन हम लोग एक नई वीडियो में लाएंगे, तब तक आप फार्मूला को उतारिए। F बराबर R/2। क्वेश्चन कैसे पूछेगा, ध्यान समझिए, क्वेश्चन कैसे पूछेगा पेपर में? एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 10 सेमी है तो इसकी फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है मेरे लाल, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 10 सेमी है तो फोकस दूरी क्या होगी? यहाँ फॉर्मूला पे रख दीजिएगा, आंसर आ जाएंगे। यानी देखिए F बराबर R के जगह क्या रखोगे? 10/2 काट देंगे तो F बराबर क्या हो जाएगा? 5 सेमी। ठीक है, क्या आ जाएगा मेरे लाल? 5 सेमी। तो इसकी फोकस दूरी 5 सेमी। तो ऐसे नॉर्मल क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर चलते हैं एक नए वीडियो में। चलो अगला टॉपिक क्या है मेरे भाई? अगला टॉपिक क्या है? अवतल दर्पण का उपयोग। ठीक है, देखिए इसमें प्रकाश के परावर्तन को पूरा हम कंप्लीट करेंगे। प्रकाश का परावर्तन इस वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। एक नए वीडियो में सिर्फ आपका प्रकाश का अपवर्तन देखने को मिलेगा मेरे भाई। ठीक है, तो क्या है कि अवतल दर्पण का उपयोग, ठीक है, यूज ऑफ कॉनकेव मिरर। ठीक है, यूज ऑफ कॉनकेव मिरर। चलिए भाई, इसका उपयोग क्या क्या है ना, उसको जरा ध्यान समझते हैं ना। तो देखिए पहला उपयोग क्या है, यानी अवतल दर्पण का उपयोग क्या होगा? दाढ़ी बनाने में। ठीक है, दूसरा उपयोग क्या होगा? डॉक्टर द्वारा आंख, कान, गला इत्यादि की जांच। जो भाई डॉक्टर होता है वो आंख, कान, गला की जो जांच करता है उसमें किसका उपयोग होता है? अवतल दर्पण का। ठीक है,
टेबल लैंप में, जो सड़कों पे टेबल लैंप लगे होते हैं, या आप ऐसे कह दो कि जो पहले के टेबल लैंप आते थे उसमें उपयोग होता है। दूसरी बात, गाड़ियों के हेडलाइट में, गाड़ियों के हेडलाइट में ETC मतलब बहुत सारे चीजों में, तो अवतल दर्पण का इन सभी में उपयोग होता है, तो ये आप पढ़ लीजिए। ठीक है, उत्तल दर्पण का उपयोग क्या होता है? सड़क पर लगे हुए लैंपों में, सड़क पर लगे हुए लैंपों में उपयोग होता है। गाड़ियों में ड्राइवर के बगल में लगा हुआ दर्पण भी उत्तल दर्पण होता है। तो कभी आपसे यहां से क्वेश्चन पूछता है कि जो ड्राइवर होते हैं, ट्रक ड्राइवर होते हैं, कोई भी ड्राइवर हो, उनके साइड में जो मिरर लगा होता है वो मिरर किसका होता है, यानी कौन सा मिरर होता है, यानी कौन सा दर्पण होता है? तो मेरे लाल, ये आपका होता है उत्तल दर्पण। ये क्या होता है? उत्तल दर्पण। ठीक है, तो जल्दी जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर चलते हैं आपसे एक नए क्वेश्चन की ओर या नए टॉपिक की ओर। तो देखते हैं कौन सा टॉपिक आपके लिए होने वाला है। तो देखिए यहां से पेपर अब भर के पूछे जाएंगे। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है लाल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो बताइए। गोली दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, गोली दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना मतलब भिन्न भिन्न स्थितियों में गोली दर्पण में कैसे प्रतिबिंब बनता है। बहुत बच्चों का कमेंट ये रहता है, बहुत बच्चों का जगह जगह जाके कमेंट करते हैं कि सर ये ही टॉपिक हमको नहीं समझ में आता। तो आपको बहुत बाकायदे से इस टॉपिक को हम समझाएंगे और देखिएगा। और पहली बात तो आपसे एक चीज हम आपसे कह दें कि ज्यादातर बच्चों के पास ये वीडियो शेयर जरूर करिएगा मेरे भाई। जिसे आप पढ़ाई कर रहे हो वैसे वो लोग भी पढ़ाई कर ले, ऐसे नहीं कि आप पढ़ लो वो ना पढ़ पाए। तो ज्यादा ज्यादा वीडियो को शेयर करिएगा। तो देखिए ये बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आता ये टॉपिक। ठीक है, बहुत सारे बच्चे को ये टॉपिक नहीं समझ में आता। ठीक है, तो उनके लिए आप ब्रह्मास्त्र होने वाला है। ठीक है, चलिए ये आपके लिए ब्रह्मास्त्र है मेरे दोस्त, ये आपके लिए ब्रह्मास्त्र है। कौन सा ब्रह्मास्त्र है? देखिए भाई ये कौन सा ब्रह्मास्त्र है। देखिए पहला टॉपिक क्या है? अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो सबसे पहले अवतल दर्पण में कैसे प्रतिबिंब बनता है भिन्न भिन्न स्थितियों में। तो 6 केसेस होते हैं, यानी 6 कंडीशन होता है यहाँ पे। तो 6 स्थितियों को हम बहुत बाकायदे से पढ़ाएंगे आप लोगों के लिए। पहला स्थिति क्या है? जब वस्तु अनंत पर स्थित हो, मतलब जब वस्तु कहां पे स्थित हो भाई? अनंत पे। यहां पे देखिए जब वस्तु अनंत पर स्थित हो तो उस केस में प्रतिबिंब कहां बनता है? तो ध्यान समझिए कि जब वस्तु अनंत पे स्थित हो तो पहले देखो प्रकाश किरण गई, दर्पण से टकराई, टकराने के बाद मुख्य फोकस से होकर गुजरी। ठीक है साहब, उसके बाद यहां से भी प्रकाश आप ले जाओगे, टकराई, फिर मुख्य फोकस से होकर गुजरी। तो आप देखोगे तो दोनों प्रकाश किरणें मुख्य फोकस पे ही मिल रही है। तो वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनेगा? तो वस्तु का प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर ही बनेगा मेरे दोस्त। वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनेगा? मुख्य फोकस पे। तो प्रतिबिंब फोकस F पर बनता है। प्रतिबिंब इसका कहां बनता है? फोकस F पर। मतलब ऐसे समझो ये आपका गोलीय दर्पण है, ऐसे अवतल दर्पण है। ठीक है, ये मुख्य अक्ष है, ये ध्रुव है ना। यहाँ पे अनंत पर कोई वस्तु रखी गई है, इससे प्रकाश किरण ऐसे गई, टकराने के बाद मुख्य फोकस से होकर गुजरी। चलो ठीक है साहब, मुख्य फोकस होकर गुजरी। और भी प्रकाश किरण मान लो नीचे से गई, टकरा कर मुख्य फोकस से होकर गुजरी। तो ये देखिए F। तो प्रतिबिंब कहां बना? रखा था वस्तु अनंत पर। कहां रखा था? अनंत पर। प्रतिबिंब कहां बन गया? फोकस पर, इसलिए फोकस पर। अत्यधिक छोटा, क्योंकि यहाँ छोटा मतलब लगभग बिंदु के आकार का, मतलब बहुत छोटा प्रतिबिंब बनेगा मेरे भाई। कितना बनेगा? बहुत छोटा प्रतिबिंब बनेगा। कैसा बनेगा? वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा। कैसा बनेगा? वास्तविक बनेगा, यानी उसका प्रकृति कैसी होगी? आकार तो आप समझ गए ना, अत्यंत छोटा, लगभग बिंदु के आकार का। स्थिति कहां बनेगा? ये मुख्य फोकस बनेगा मेरे दोस्त। ठीक है, तो ये इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर चलते हैं नए दुनिया में। ठीक है, चलिए अगला देखिए। दूसरी स्थिति क्या है? जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच में स्थित हो। देखिए ये वक्रता केंद्र है मेरे लाल, ये वक्रता केंद्र है, इधर अनंत है। तो वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में जब कोई वस्तु स्थित हो तो देखिए पहली किरण तो मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, दर्पण से टकराने के बाद मुख्य फोकस होकर गुजरेगी। ये नियम है। ठीक है, पहली प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलेगी और दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस होकर जाएगी। दूसरी किरण उसके बाद वाले बिंदु से जाएगी, मतलब ये जो वस्तु है इसके बाद वाले बिंदु से जाएगी, टकरा करके फिर उसी माध्यम में वापस लौट जाएगी। दोनों किरणें जहां पर कट करेंगी वहां पे एक वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। वो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? देखो वस्तु हमने बड़ा रखा था, प्रतिबिंब छोटा बन गया ना। तो कहां पर बना? पहली बात बोलोगे वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच, यानी मुख्य फोकस F और वक्रता केंद्र C के बीच में बन गया। ठीक है, कैसा बना? देखो उसका आकार कैसा होगा मेरे लाल? तो वहां बड़ा वस्तु रखी थी, यहाँ छोटा बन गया, तो वस्तु से छोटा बनेगा। कैसा बनेगा? दिख रहा है, यानी रियल बन रहा है, वास्तविक तथा उल्टा। ठीक है, तो ये दूसरा केस हो गया। ठीक है, चलिए अगले केस की ओर चलते हैं।
तीसरा नंबर क्या दिया है, वस्तु के वक्रता केंद्र पर स्थित हो। जो वस्तु हो, वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो। तो जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो, जैसे देखो ये वक्रता केंद्र C है मेरे भाई, इसी पे वस्तु आपका स्थित है, तो पहली प्रकाश किरण कहां से होके जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर चलेगी। बोलोगे यार सर, अब मुख्य फोकस होके गुजरेगी। दूसरी किरण कहां से होके जाएगी मेरे लाल, दूसरी किरण कहां से होके जाएगी, दूसरी किरण जस्ट उसके आगे वाले बिंदु से। तो भाई देखो मुख्य फोकस से जो भी प्रकाश किरण जाएगी, टकराने के बाद मुख्य अक्ष के क्या हो जाती है, समांतर हो जाती है, ये आपको मालूम होगा। और ये दोनों किरणें जिस बिंदु पे कट करी, मान लो यहाँ पे कट करी, तो यहाँ पे वस्तु का प्रतिबिंब बन गया A' और क्या बन गया B'। वस्तु क्या रखी गई थी, AB वस्तु रखी गई जिसका प्रतिबिंब A' और B' बन गया। कहां बना, जहां पे वस्तु था वहीं पे प्रतिबिंब बन गया, जितना बड़ा वस्तु था उसी के आकार का बन गया। तो यानी प्रतिबिंब की स्थिति जो होगी वो कहां पे बनेगी, वक्रता केंद्र पे बनेगी मेरे लाल। दूसरी बात कि प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा, समान आकार का, जैसा वस्तु होगा वैसा प्रतिबिंब होगा, जैसा बाप होगा वैसा बेटवा होगा मेरे भाई। ठीक है, चलो प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी, वास्तविक होगा और कैसा होगा, उल्टा होगा। ठीक है, चले आगे, चले मेरे लाल, तो इसको समझ लो। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला टॉपिक क्या है कि जब वस्तु वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के इस बीच स्थित हो ना, तो भाई देखिए मुख्य फोकस मतलब F के बीच स्थित हो, तो उस केस में क्या होगा, तो देखिए ये आपका वक्रता केंद्र है मेरे लाल, और ये आपका क्या है, मुख्य फोकस है। तो वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में यहाँ वस्तु रखी गई है। पहली प्रकाश किरण कहां से जाएगी, पहली प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, टकराने के बाद कहां से होके जाएगी, मुख्य फोकस होके जाएगी। दूसरी प्रकाश किरण इसके आगे कौन सा बिंदु है, इसके आगे आपका फोकस है, तो फोकस नहीं जाएगी, तो पीछे से जाएगी प्रकाश किरण। तो ये पीछे से जाएगी, दर्पण से टकराएगी। अब हम लोग ये जानते हैं कि वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें टकराने के बाद उसी माध्यम में वापस लौट जाती हैं। तो यहाँ पे देखो एक प्रतिबिंब बन गया, यानी दोनों किरणें जहां पे कट करेंगी वहां पे एक प्रतिबिंब बनेगा। वो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वस्तु छोटा रखे थे, प्रतिबिंब कैसा बन गया, बड़ा बन गया। यानी वस्तु कहां कहां रखे थे, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखे थे, प्रतिबिंब कहां बन गया, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच बन गया मेरे लाल। कैसा बन गया, बड़ा बन गया। वास्तविक और उल्टा, यानी प्रतिबिंब की स्थिति कहां होगी, वक्रता केंद्र C और अनंत के बीच होगी। क्या होगी, वक्रता केंद्र C और अनंत के बीच होगी। ठीक है, उसके बाद प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी भाई, वास्तविक उल्टा होगी। बड़ा तो आप देख ही रहो, वस्तु छोटा सा रखे थे, प्रतिबिंब कैसा बन गया, बड़ा। नहीं समझ में आया तो आप ऐसे समझो कि देखो ये हमारा क्या है, एक अवतल दर्पण है। वस्तु कहां रख रहे हैं, वस्तु को F और C के बीच में रख रहे हैं, यहाँ पे रख रहे हैं। ठीक है, तो मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण जाएगी, कहां से होके जाएगी, मुख्य फोकस होके जाएगी। दूसरी किरण कहां से होके जाएगी, प्रकाश मतलब ये वक्रता केंद्र, इधर कहीं टच करेंगी जिससे वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, तो सेम वही चीजें हैं यार, एकदम शॉर्ट में है। ठीक है, चलो जल्दी जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लो और चलते हैं एक नए क्वेश्चन की ओर। चले, अगला टॉपिक क्या है भाई, जब वस्तु फोकस पर स्थित हो। देखो 6 कंडीशन है, 6 कंडीशन आपके लिए बहुत ब्रह्मास्त्र होने वाला है। 6 कंडीशन क्या है, अब देखो अब कहां पे स्थित हो भाई, कैसे पीछे आ गया क्या, चलो आगे देखो, ये तो बता देते, एक मिनट। अच्छा ये D नंबर है, चलो ये कहां से बता दिए हम, अच्छा ये पहले से ही बता दिए क्या, ये कब बता दिया हम, ये कब बता दिए मेरे भाई, चलो देख लो, फिलहाल देख लो, क्या दिक्कत, देखने क्या देता है। चलो पहले तो इसको बताए थे, फिर इसको बता दिए, फिर ये बताए, फिर उसके बाद ये बताएं। ठीक है, उसके बाद ये बताना था। ठीक है, चलो ये बताना था मेरे भाई, जब वस्तु मुख्य फोकस F पर स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, ध्यान समझो, फोकस पे स्थित हो यानी F पे स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, पहली प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलेगी, दर्पण से टकराने के बाद मुख्य फोकस होके जाएगी, पहला आप जानते हो नियम। ठीक है, दूसरी प्रकाश किरण कहां से होके जाएगी, देखो इसके आगे कोई बिंदु है नहीं, यानी ये बिंदु है तो यहां से तो होके जाएगी नहीं, उसके पीछे वाले बिंदु से जाएगी, यानी वक्रता केंद्र से होके जाएगी। और वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें उसी माध्यम में टकराकर दर्पण से उसी माध्यम में वापस लौट जाती हैं। इनको हम आगे ले जाएंगे, ये कहीं जाके मिलेंगी, इधर कहीं मिलेंगी, कहां मिलेगी, मान लेते हैं अनंत में मिलेगी मेरे लाल। कहां मिलेगी, अनंत पे। तो देखो देखो ध्यान से, वस्तु कहां पर स्थित हो, F पर स्थित हो,
प्रतिबिंब की स्थिति कहां होगी? अनंत पर होगी। अत्यधिक बड़ा बनेगा, वस्तु यहाँ पे छोटा रखा गया है, अनंत पे क्या बनेगा? बड़ा बनेगा। वास्तविक होगा और कैसा होगा मेरे दोस्त? उल्टा होगा। वास्तविक होगा और कैसा होगा? उल्टा होगा। ठीक है, चलिए ये रहा आपका टॉपिक। अगला देखिए, एफ देखिए ज्यादा तेज तो नहीं पढ़ा रहे मेरे भाई। देखो अगर ज्यादा तेज पढ़ाते होंगे ना तो आप कमेंट करिएगा सर बहुत ज्यादा जल्दी जल्दी बढ़ाते हैं ना। ठीक है, क्योंकि भाई वीडियो 1 घंटा तो कंप्लीट हो ही चुका होगा, क्योंकि अभी हम लोग इतना टॉपिक लिए हुए हैं तो भाई उसको कवर करना है तो 1 घंटा तो हो ही गया होगा फिलहाल। तो इसलिए जल्दी जल्दी कवर करते हैं, मंजिल की ओर चलते हैं। ये पेपर में 2 नंबर 3 नंबर के आ जाएंगे, इतना आप याद रखोगे। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या है, जब वस्तु एफ ध्रुव के बीच स्थित, देखो ये कंडीशन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये कंडीशन बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कैसा? ध्यान समझो। देखो ये हमारा क्या है? अवतल दर्पण है। थोड़ा सा हम इसको इधर बनाते हैं। ये हमारा अवतल दर्पण है। कहोगे यस सर अवतल दर्पण है। ठीक है, ये आपका मुख्य अक्ष होता है। चलो ठीक है, यहाँ पे हमने ध्रुव मान लिया एफ है, यहाँ पे मतलब मुख्य फोकस, सॉरी ध्रुव मान लेते हैं पी है, मुख्य फोकस एफ है, सॉरी भाई। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग काम क्या करते हैं जरा ध्यान समझिएगा, इसके और इसके बीच में वस्तु को रखते हैं। जब इसके बीच में वस्तु को हम रखेंगे तो एक बात आप याद रखना, हमारी बात अगर आपको थोड़ा सा अंदाजा हो तो जरा ध्यान समझिएगा। पहली बात तो पहली प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, फोकस होके जाएगी। कहोगे ठीक है सर ये तो होके जाएगी। दूसरी प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होके जाएगी ऐसे। अब देखो अगर हम इसको मिलाएंगे तो कहीं जाके पता नहीं लास्ट में मिलेगी कि नहीं मिलेगी, वो बात की बात है। लेकिन अगर हम थोड़ा सा मेहनत कर दें, इसको आगे थोड़ा सा बढ़ा दें तो क्या यही बाहर जाके कहीं मिल जाएगी? कहोगे यार सर यही मिल जाएगी। अगर यहाँ पे मिल रहा है तो आप एक चीज नोटिस करो, ये पहली बात तो ये इंपॉर्टेंट है। यही कंडीशन बच्चों को समझ में आता है, ये पेपर में पूछ लेता है। तो देखो यहाँ पे जाके मिली, ये वस्तु ए बी रखे थे, इसका प्रतिबिंब ए और बी ही बन गया, ए डैश और बी डैश बन गया मेरे लाल। अब एक बात अगर समझो, एक बार जरा समझो हमारी बात, हमने वस्तु को कहाँ रखा था? ध्रुव और फोकस के बीच रखा था। प्रतिबिंब कहाँ बन गया? देखो ये दर्पण के आगे है, ये दर्पण के पीछे, तो दर्पण के कहाँ बन गया मेरे लाल? पीछे, मतलब इस तरफ बन गया। ठीक है, और सुनो वस्तु छोटा सा था, यहाँ प्रतिबिंब कैसा बन गया? बड़ा बन गया, तो वस्तु से बड़ा। आभासी तथा सीधा, देखो जैसे वस्तु था वैसे ही प्रतिबिंब बन गया, मतलब ए बी वस्तु था वो इतना ही, जैसे हमने वस्तु ऐसे रखा था ऐसे बना होता तो ये उल्टा होता है, लेकिन जैसे हमने वस्तु रखा था वैसे ही प्रतिबिंब बन गया तो वो सीधा हो गया। और आभासी, आभासी मतलब इस प्रतिबिंब का हम आभास कर रहे हैं कि इसको आगे बढ़ाने पे ही मिल सकता है, तो ये आभासी। तो ये कंडीशन पेपर में अक्सर पूछे जाते हैं, तो यहाँ पे हमने अलग से भी बता दिया, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो जल्दी जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर चलते हैं एक नए टॉपिक की ओर और देखते हैं वो कौन सा टॉपिक है आपको अगला वाला ना। तो अगला देखिए, अवतल दर्पण के लिए हो गया। अब किसका हम लोग पढ़ेंगे? उत्तल दर्पण के लिए मेरे भाई। किसका पढ़ेंगे? उत्तल दर्पण। देखो अवतल दर्पण का 6 कंडीशन हमने फटाफट आपको बताया, आप नोट कर लेना कॉपी में, पेपर में। उन्हीं में से पहली बात तो ये वाला तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में अक्सर आता है, तो इसको तो आप याद ही रखोगे। अब देखो उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है ना, तो देखो ये हमारा क्या है कि उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, हेडिंग है उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना मेरे लाल। ठीक है, क्या होगा ध्यान से समझिएगा, जब वस्तु अनंत पर स्थित हो। देखो भाई वस्तु कहाँ पे स्थित है? ठीक है, वस्तु मेरे लाल यहाँ पे अनंत पर स्थित है, कोई ए बी वस्तु है अनंत पे स्थित है। ठीक है, अनंत से प्रकाश किरणें ऐसे चल रही है, टकराई तो प्रकाश का परावर्तन हुआ, आप जानबे करते हैं परावर्तन हुआ, प्रकाश परावर्तित हुई, नीचे से भी प्रकाश गई परावर्तित हुई। अब ये दोनों को जब मिलाएंगे तो आप आपस में कहां पे जाके मिलेंगे? मुख्य फोकस पे। कहां मिलेंगे मेरे दोस्त? मुख्य फोकस पे। तो आप एक चीज ध्यान से नोटिस करना, ध्यान से नोटिस करना कि जब वस्तु अनंत पर स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब कहां बनता है? तो फोकस पर बनता है, यानी फोकस एफ पर बनता है और दर्पण के पीछे। देखो ये दर्पण का क्या है? पीछे है, तो दर्पण के पीछे बनता है और फोकस पे बनता है। ठीक है, दूसरी बात अत्यंत छोटा बिंदु के आकार का बताओ। अब यहाँ फोकस पे बन रहा है तो बिंदु के ही आकार का बनेगा मेरे भाई ना, फोकस पे बनेगा तो यहाँ एक मिनट रुक जाओ, क्या हो रहा है? यहाँ बिंदु के आकार का ही तो बनेगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये बिंदु के आकार का बनता है, कहाँ बनता है? मुख्य फोकस पे बनता है। ठीक है, और दर्पण के कहाँ बनता है? पीछे बनता है। ठीक है, याद रखना। आभासी बनेगा, यानी इसको हम आभास कर सकते हैं, कैसा? जैसा वस्तु रखी थी वैसे ही प्रतिबिंब बनेगा। तो एक बात याद रखना, अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक उल्टा बनता है, लेकिन लास्ट वाले कंडीशन में आभासी सीधा बन जाता है। लेकिन उत्तल दर्पण में जो भी प्रतिबिंब बनता है वो आपका आभासी और सीधा बनता है मेरे लाल। ठीक है, चलिए
हालांकि उसके 6 कंडीशन है, अवतल दर्पण के 6 कंडीशन, लेकिन उत्तल दर्पण के केवल 2 ही है। एक क्या है, एक जब वस्तु अनंत पे स्थित हो तब, और एक अनंत और ध्रुव के बीच में स्थित हो। तो अगला टॉपिक देख लेते हैं हम लोग। अगला टॉपिक है जब वस्तु ध्रुव तथा अनंत के बीच स्थित हो। देखो ये ध्रुव P है, ठीक है, इधर अनंत है, ठीक है। तो ध्रुव और अनंत के बीच में जब वस्तु आपकी रखी हो तो उसका प्रतिबिंब कैसे बनने वाला है। तो देखो मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरणें गई, टकराने के बाद कहाँ हो गई, परावर्तित हो गई। उसके बाद जब इसको मिलाएंगे तो कहाँ से होके जाएगी। पहली बात, मुख्य फोकस से जाती हुई प्रतीत होती है प्रकाश किरणें, ठीक है सर। दूसरी, प्रकाशिक केंद्र मतलब ये सॉरी वक्रता केंद्र C से होके जाएगी, और वक्रता केंद्र C से जो भी प्रकाश किरण जाती है वो टकरा के उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। अब ये दोनों किरणें जिस बिंदु पे कट करेंगी वो हमारा क्या बनेगा, वही वस्तु का प्रतिबिंब। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप इधर समझो ऐसे। ये आपका कौन सा दर्पण है, ये आपका उत्तल दर्पण है, ठीक है। चलो यहाँ पे हम लोग वस्तु को रखे हैं अनंत और ध्रुव के बीच में। अनंत और ध्रुव के बीच में वस्तु पहले मुख्य अक्ष के समांतर गई, और टकराने के बाद पहली बात, मुख्य अक्ष के समांतर जो भी प्रकाश किरण गई जाएगी वो मुख्य फोकस से जाती हुई प्रतीत होती है उत्तल दर्पण में, ठीक है। दूसरी प्रकाश किरणें प्रकाशिक मतलब वक्रता केंद्र से होती हुई जाती हुई प्रतीत होगी, यानी ऐसे, ठीक है, कुछ ऐसे इस केस में। तो यहाँ प्रकाशिक वक्रता केंद्र है, बार बार प्रकाशिक केंद्र आ रहा है, लेंस की बात करेंगे हम, प्रकाशिक केंद्र में लेंस की बात करेंगे, ठीक है। ये C है, वक्रता केंद्र C है। दोनों किरणों जहां पे ये कट करी है वही वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। वस्तु AB है, यहाँ पे प्रतिबिंब A डैश और क्या बन गया मेरे लाल, B डैश बन गया। अब यहाँ पे एक चीज नोटिस करना, वस्तु कहाँ पे रखे थे, अनंत और ध्रुव के बीच रखे थे। प्रतिबिंब कहाँ बना है, फोकस और ध्रुव के बीच, यानी फोकस तथा ध्रुव के बीच, और दर्पण के कहाँ बना है, पीछे बना है। कैसा बना है, वस्तु बड़ी रखे थे, प्रतिबिंब कैसा बना है मेरे लाल, छोटा बना है। आभासी तथा सीधा, मतलब जैसे वस्तु था वैसे ही बना है, मतलब आभासी और सीधा बना है, सीधा, ठीक है। तो इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर चलते हैं एक नए टॉपिक की ओर, ठीक। चलिए अगला क्या है, अगला क्या है, गोली दर्पणों द्वारा परावर्तन के लिए चिन्ह परिपाटी, ठीक है। तो ये चिन्ह परिपाटी है, ठीक है। तो आपको समझाते हैं ये चिन्ह परिपाटी, पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फिर चिन्ह परिपाटी को समझाते हैं ना आपको बाकायदे से। तो देखिए आपको चाहे वो अवतल दर्पण की कहानी हो जाए, चाहे वो उत्तल दर्पण की कहानी हो जाए, हम मान लेते हैं कुछ पल के लिए जो दर्पण है हमारा वो अक्ष पे है। किस पे है, अक्ष पे है। अक्ष का मतलब ये निर्देशांक तल पे है। किस तल पे है, निर्देशांक तल पे। तो अगर एक अवतल दर्पण के हम मान लें अवतल दर्पण है, तो ये आपका ध्रुव होता है साहब, कहोगे यस सर, ये आपका ध्रुव होता है, ठीक है। यहाँ पे कोई वस्तु रखी होती है जिसका प्रतिबिंब मान लेते हैं नीचे की तरफ बन रहा है, ठीक है। ये वस्तु है, ये आपका प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब है, ठीक है। अब सुनिएगा, ये वस्तु है, ये प्रतिबिंब है, ठीक। ये प्रकाश की दिशा है, प्रकाश ऐसे चलेगी, ठीक है। ये प्रकाश की विपरीत दिशा। तो पहली बात तो प्रकाश की दिशा में दूरियां, ये आपतित प्रकाश की दिशा है, आपतित प्रकाश की दिशा, ठीक है। आपतित प्रकाश की दिशा में नापेंगे दूरी तो धनात्मक, ठीक है। यह है प्रकाश की विपरीत दिशा, यानी माइनस, ठीक है। ऊपर की दूरियां प्लस में और नीचे की दूरियां माइनस में, याद रखिएगा आप लोग। तो एक चीज ध्यान से आप समझोगे, यहाँ पे क्या है कि ये हमारा क्या कहते हैं, ये वस्तु है, यहां से यहां तक किसकी दूरी है भाई, वस्तु की दूरी है। यहाँ प्रतिबिंब की दूरी है, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर लिख भी देते हैं आप, यहां से यहां तक वस्तु की दूरी है, ठीक है। यहां से यहां तक आपके प्रतिबिंब यानी भी की दूरी है मेरे लाल, ठीक है। थोड़ा सा कलर वगैरह चेंज कर लेते हैं जिससे आपको प्रॉपर समझ में आए। उसके बाद देखिए ये वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, ये आपका क्या है, ये वस्तु की लंबाई है, ठीक है, जिसको हम h से दिखा देते हैं। ये वस्तु की लंबाई को h से दिखा देते हैं, प्रतिबिंब की लंबाई को h डैश से दिखा देते हैं मेरे दोस्त, ठीक है। अब मेरी बात अगर ध्यान से समझो तो पहली बात तो एक चीज याद रखना, एक चीज याद रखना, जो प्रकाश की दिशा होती है, ये प्रकाश की दिशा हमेशा प्रकाश बाईं ओर से आपतित होती है, हमेशा प्रकाश किस ओर से आपतित होती है। देखिए नियम क्या है, चिन्ह परिपाटी का नियम क्या है, हमेशा प्रकाश बाईं ओर से आपतित होती है। ये आपका बायां है, ये आपका दायां है, बाईं ओर से आपतित होती है, पहला। दूसरा क्या है,
सारी दूरियां दर्पण के कहां से नापते हैं मेरे लाल? दर्पण के ध्रुव से नापते हैं, यानी ये ध्रुव है। सारी दूरियां दर्पण के ध्रुव से नापते हैं, ठीक है। प्रकाश, तीसरा चीज, प्रकाश यानी आपतित प्रकाश की दिशा में नापी गई दूरियां आपकी क्या होती है? धनात्मक होती है। और प्रकाश की विपरीत दिशा में नापी गई दूरियां क्या होती है? ऋणात्मक होती है। मुख्य अक्ष है ये हमारा क्या है लाल? मुख्य अक्ष है, ठीक है, ये मुख्य अक्ष है। मुख्य अक्ष से ऊपर की दूरियां जो नापते हैं वो क्या होता है? प्लस में, यानी धनात्मक होता है। नीचे की दूरियां क्या होता है? माइनस में, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे कुछ निष्कर्ष निकालें तो आप समझो कि ये जो इधर अगर हम अवतल की बात करें, ऐसे थोड़ा सा प्रतीक, एक तरफ अवतल दर्पण लिख दें, इधर एक तरफ अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, और एक तरफ उत्तल दर्पण, ठीक है। एक तरफ अवतल दर्पण, एक तरफ उत्तल दर्पण। तो देखिए पहली बात तो अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है, प्रतीक मतलब F, अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है साहब, वो होती है अवतल दर्पण में ऋणात्मक। कहोगे कैसे? क्योंकि फोकस दूरी इधर ही होती है, ठीक है। जैसे मुख्य फोकस मान लीजिए आपका यहाँ पे F है, तो यहां से यहां तक की दूरी आपकी फोकस ही दूरी कहलाती है ना। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है? ऋणात्मक होती है। लेकिन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी इस साइड होती है, यानी ये प्लस में होगा ना। प्रकाश की दिशा में नापेंगे, क्योंकि सारी दूरियां दर्पण के ध्रुव से नापेंगे, तो प्रकाश की दिशा में चलेंगे तो प्लस, प्रकाश के विपरीत अब यहां से दूरी नापेंगे इधर से तो क्या हो जाएगा? माइनस। वस्तु दोनों में माइनस होगा मेरे लाल, वस्तु क्या होगा? दोनों में माइनस होगा। कहोगे कैसे सर? क्योंकि वस्तु हमेशा बाईं ओर स्थित होगा और सारी दूरियां दर्पण के कहां से नापेंगे? ध्रुव से ही नापेंगे। तो यदि हम सारी दूरियां दर्पण के ध्रुव से ही नाप रहे हैं तो इधर चलेंगे तो इधर की दूरी क्या होगी? ऋणात्मक। दोनों में इधर ही से चलेंगे। चलो उसके बाद प्रतिबिंब, प्रतिबिंब की दूरी समझिए। प्रतिबिंब नीचे की तरफ बन रहा है, ठीक है, और दूरी इधर से ही नापेंगे। तो अवतल दर्पण की जो प्रतिबिंब की दूरी होगी वो माइनस में होगी, लेकिन उत्तल दर्पण की क्या होगी? प्लस में होगी, क्योंकि इधर बनता है। तो ध्रुव से इधर नापेंगे तो प्लस में, ध्रुव से इधर नापेंगे तो माइनस में, याद रखोगे। ये हो गया। उसके बाद कुछ चीजें और जो कि हम यहाँ पे स्क्रीन नीचे, स्क्रीन वाला ऊपर ना। उसके बाद आप थोड़ा सा याद रखो वस्तु की ऊंचाई, ठीक है, वस्तु की ऊंचाई। तो वस्तु की ऊंचाई को किससे दिखाते हैं? मतलब H से। ये वस्तु की ऊंचाई, तो ऊपर नापी गई दूरियां क्या होंगी? धनात्मक, चाहे वो अवतल हो चाहे वो उत्तल हो। नीचे प्रतिबिंब की मतलब प्रतिबिंब मतलब H डैश, तो प्रतिबिंब की लंबाइयां जो होंगी वो क्या होंगी? नीचे की तरफ, क्योंकि ये नीचे बन रहा है तो ये माइनस होगा। लेकिन उत्तल दर्पण में, अवतल दर्पण में तो नीचे की तरफ बन गया, और उत्तल दर्पण में ऊपर की तरफ बनेगा, यानी प्लस बनेगा, ठीक है। तो आप इनको नोट करिएगा, ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। किसमें? यानी अवतल दर्पण में प्लस में होता है फोकस दूरी या माइनस में होता है। तो फोकस दूरी को F से दिखाते हैं, वस्तु की दूरी को U से दिखाते हैं, प्रतिबिंब की दूरी को V से दिखाते हैं, वस्तु की ऊंचाई को H से दिखाते हैं, प्रतिबिंब की ऊंचाई को H डैश से दिखाते हैं। तो कौन कैसा होता है ये सारा लिख दे। तो जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए मेरे भाई, और फिर चलते हैं एक नए टॉपिक की ओर और देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है अगला ना। चलो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वही चीज है सारा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं ना। अगला क्या है? दर्पण सूत्र ना, यानी मिरर फार्मूला। तो दर्पण का सूत्र क्या होता है? ठीक है, तो ध्रुव से वस्तु की दूरी अगर U हो, ठीक है, ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी यानी V, तथा मुख्य फोकस कितना हो? F के लिए संबंध क्या होता है? 1/में F मेरे लाल, 1/में F बराबर 1/में V प्लस 1/में U, 1/में V प्लस 1/में U, ये फॉर्मूला होता है। इसी सूत्र को हम लोग बोलते हैं दर्पण सूत्र। क्या बोलते हैं मेरे दोस्त? दर्पण सूत्र। ये होता है दर्पण सूत्र। तो दर्पण सूत्र देखो, U क्या है? ध्रुव से वस्तु की दूरी, V क्या है? ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी, F क्या है? ध्रुव से मुख्य फोकस की दूरी, यानी फोकस दूरी, फोकस की दूरी, सॉरी क्या मुख्य फोकस लिख दो कोई दिक्कत नहीं, मुख्य फोकस की दूरी, ठीक है। ये चीजें हैं। अब समझो मेरे बात, वस्तु की दूरी U, प्रतिबिंब की दूरी V, फोकस दूरी F के बीच संबंध को दर्पण के सूत्र कहा जाता है। मतलब ये जो F U V में जो संबंध होता है वही दर्पण का सूत्र होता है मेरे लाल, वही दर्पण का सूत्र होता है। तो दर्पण का सूत्र क्या होता है भाई? दर्पण का सूत्र क्या होता है? 1/में F बराबर, मेरे साथ बोलो, 1/में F बराबर
1 बटा में v प्लस 1 बटा में u, 1 बटा में f बराबर 1 बटा में f बराबर 1 बटा में v प्लस 1 बटा में u। ठीक है, तो ठीक है, चलो अगले टॉपिक को चलते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इससे न्यूमेरिकल लगेंगे। ये IMP फॉर्मूला है, पेपर में कई बार पूछा गया है ना, तो जल्दी जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। तो अगला टॉपिक क्या होने वाला है, रेखीय आवर्धन। ठीक है, क्या होता है भाई, रेखीय आवर्धन, लीनियर मैग्निफिकेशन, लीनियर मैग्निफिकेशन। ठीक है, तो भाई रेखीय आवर्धन क्या होता है, तो ध्यान समझिए, इससे इस फॉर्मूले से हम लोग सूत्र का निगमन करेंगे। कैसे, देखो, प्रतिबिंब की लंबाई h डैश, प्रतिबिंब की लंबाई h डैश तथा वस्तु की लंबाई h के अनुपात को क्या बोलते हैं, रेखीय आवर्धन। क्या बोलते हैं भाई, रेखीय आवर्धन। क्या बोलते हैं मेरे लाल, रेखीय आवर्धन कहते हैं किसको, वस्तु की लंबाई, या ऐसे बोलो प्रतिबिंब की लंबाई h डैश, प्रतिबिंब की लंबाई, एक मिनट, प्रतिबिंब की लंबाई क्या हुआ भाई, प्रतिबिंब की लंबाई h डैश तथा वस्तु की लंबाई h के अनुपात को क्या बोलते हैं, रेखीय आवर्धन कहते हैं मेरे दोस्त। क्या बोलते हैं, रेखीय आवर्धन। प्रतिबिंब की लंबाई h डैश तथा वस्तु की लंबाई h के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। इसे स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं मेरे भाई, इसे स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, बताओ कोई दिक्कत। रेखीय आवर्धन क्या होता है, प्रतिबिंब की लंबाई h डैश तथा वस्तु की लंबाई h के अनुपात को रेखीय आवर्धन करते हैं मेरे दोस्त, रेखीय आवर्धन करते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, इसे स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं। ठीक है, और देखो आगे क्या है, अगर मान लेते हैं आवर्धन m, वस्तु की दूरी u, प्रतिबिंब की दूरी v से अगर हम संबंध बात करें, तो v में संबंध की बात करें तो आवर्धन m बराबर h डैश अपान में h होगा बराबर माइनस v अपान में u। ये भी फॉर्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, यानी m बराबर h डैश अपान में h बराबर माइनस v अपान में u। ये फॉर्मूला एकदम IMP होने वाला है मेरे लाल। ये फॉर्मूला आपके लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूला आपके लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये इससे न्यूमेरिकल लगेंगे नए वाले वीडियो में, यानी अगले वाले वीडियो में आपको न्यूमेरिकल भी लगा दिए जाएंगे। ठीक है, तो पहले तो हम लोग नए वाले वीडियो में आप लोगों को प्रकाश का अपवर्तन, तो इसमें सारी चीजें हम लोग आगे देखते हैं। आगे अभी को समाप्त हो गया मेरे भाई। देखिए हमने फिर से पुनः आपको समझा देते हैं फिलहाल क्या क्या हम लोग पढ़े। ठीक है, हम लोग पहले पढ़े प्रकाश क्या होता है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं आराम से बाकायदे से। ठीक है, एकदम प्यार से। उसके बाद प्रकाश के गुणों के बारे में हमने पढ़ लिया। उसके बाद हमने पढ़ा कि प्रदीप्त क्या होता है और अदीप्त क्या होता है, अप्रदीप्त क्या होता है, ये भी पढ़ लिया। प्रकाश किरणें क्या होती हैं, उनके प्रकार क्या होता है, इनको भी हमने पढ़ा। उसके बाद हमने अभिसारी किरणें, समांतर किरणें, अपसारी किरणें, ये सारी चीजें हमने पढ़ा। उसके बाद प्रतिबिंब, ठीक है, जो अपनी आकृति किसी दर्पण में बन रहा है उसे प्रतिबिंब कहते हैं, तो ये भी हमने पढ़ा। प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, यहाँ आप देख सकते हो, ये आप लोग हो। ठीक है, उसके बाद अगला देखो, प्रकाश का परावर्तन हमने पढ़ा, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा की दृष्टि के लिए। उसके बाद प्रकाश के परावर्तन का नियम भी हमने पढ़ा, ये 2 नियम होते हैं। ठीक है भाई, गोली दर्पण पढ़ा, गोली दर्पण से पहले हमने दर्पण पढ़ा, दर्पण के बाद फिर गोली दर्पण पढ़ा। तो ये आप देख सकते हो, ये दर्पण है, ये दर्पण के प्रकार, गोली दर्पण क्या होता है, समतल दर्पण क्या होता है, फिर ये गोली दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। ठीक है, इसके बारे में पढ़ा। उसके बाद समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो समतल दर्पण में आभासी और सीधा बनता है। इसकी फोकस दूरी, समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, अनंत होती है, ये भी हमने पढ़ा। उसके बाद गोली दर्पण संबंधित कुछ मुख्य परिभाषाएं भी हमने यहाँ पढ़ा। ठीक है, उसके बाद ये तो आपने देखा, उसी के रिलेट है। गोली दर्पण वक्रता त्रिज्या संबंध F बराबर R/2 को हमने पढ़ लिया। ठीक, उसके बाद आप देख सकते हो उपयोग पढ़ा उत्तल उत्तल दर्पण का। फिर 6 कंडीशन हमने यहाँ पे पढ़ा। ठीक है, 6 कंडीशन पढ़ने के बाद हमने चिन्ह परिपाटी पढ़ा। ठीक है, क्या पढ़ा मेरे भाई, चिन्ह परिपाटी। इसका स्क्रीनशॉट लिए थे आप, इसको हमने लिख के बता दिया, ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, उसके बाद हमने दर्पण का सूत्र पढ़ा, 1/m बराबर 1/v प्लस 1/u, ये भी पढ़ लिया। उसके बाद अगला टॉपिक हमारा रेखीय आवर्धन, जो कि लास्ट टॉपिक है हमारा, तो इसको भी हमने अच्छे से कंप्लीट किया। फिर हम लोग अब देखिए, इस वाले में हमने प्रकाश का परावर्तन कंप्लीट किया। प्रकाश का परावर्तन ये हमने पूरा क्या कर दिया, कंप्लीट कर दिया मेरे भाई। अब नेक्स्ट वीडियो में
वीडियो में, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में क्या हम लोग लेके आने वाले हैं? अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन। तो अगले वाले वीडियो में, ठीक है, हम लोग प्रकाश का अपवर्तन लेके आने वाले हैं मेरे भाई, ठीक है। तो वीडियो को, ये वाले प्रकाश के परावर्तन को आप ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक शेयर जरूर करिएगा। बड़ी मेहनत से ये बनाई गई है आपको लिए। अब अपवर्तन में भी हम लोग एक वीडियो पूरा ले लेंगे और एक वीडियो लेने के बाद अपवर्तन को भी पूरा फिनिश करेंगे हम लोग ना, एक ही वीडियो में, ठीक है। अपवर्तन को भी पढ़ लेंगे तो ये आपका प्रकाश पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा, यानी कल तक आपका ये प्रकाश खत्म हो जाएगा। फिर आप लोगों से हम लोग फिर एक नए वीडियो मिलेंगे। तो पहली बात तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और ज्यादा से ज्यादा बच्चों के पास शेयर करिएगा, जरूर से जरूर शेयर करिएगा मेरे भाई, ठीक है। और ये वीडियो बहुत ज्यादा तगड़ा आप लोग शेयर करो, क्योंकि ये वीडियो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए, ब्रह्मास्त्र है परीक्षा के दृष्टि के लिए, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इतना आप याद रखो ना, ठीक है। तो ये परावर्तन हमने पूरा फाइनल किया है। अब अगले वाले वीडियो में हम लोग अपवर्तन लेके आ रहे हैं। तो मिलते हैं आप लोग से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, ठीक है। और अपने पढ़ाई को बरकरार रखिए और रात बिरात थोड़ा सा उठिए, 1 घंटा 2 घंटा पढ़ाई करिए, ठीक है। तो चलते हैं आप लोगों से, अब हम लोग क्या करते हैं, एक नए वीडियो मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, ठीक है।